आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नितेंद्र कुमार गौतम, सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित एक विशेष और रोचक टॉपिक पर अध्ययन करने वाले हैं और यह टॉपिक है जीवन प्रभाव। यह अत्यंत रोचक टॉपिक है जो कि संपूर्ण स्पेक्ट्रोस्कोपी पर विशेष बिंदुओं पर का उल्लेख करता है और एक स्कोप हमारे लिए खोल के देता है, चाहे वो रिसर्च के फील्ड में हो या हमारे विद्यार्थी अध्ययन के फील्ड में हो। आइए इस टॉपिक पर चलते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला बिंदु होगा जीवन प्रभाव क्या है। दूसरा बिंदु हमारा होगा कि जीवन प्रभाव का सेटअप कैसा होता है, प्रायोगिक सेटअप कैसा होता है, प्रयोगशाला में हम जीवन प्रभाव को कैसे सिद्ध करते हैं और कैसे इसके जो सैद्धांतिक पक्ष है उस सैद्धांतिक पक्ष को प्रयोग के द्वारा समझ पाते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे जो कि जीवन प्रभाव का एक टाइप है, प्रकार है, सामान्य जीवन प्रभाव, इसको हम विस्तार से समझेंगे और साथ ही साथ इसकी हम व्याख्या करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा या चिरसम्मत यांत्रिकी के द्वारा। हम इसकी व्याख्या भी यहाँ पर करने वाले हैं। एक और प्रकार होता है जीवन प्रभाव का, वो प्रकार है असामान्य जीवन प्रभाव। इस असामान्य जीवन प्रभाव को भी हम यहाँ पर विस्तार से समझने वाले हैं और इसकी पुष्टि भी करेंगे क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। विद्यार्थियों को इस अध्ययन से या इस टॉपिक से निम्नानुसार चीज़ें सीखने को मिलेगी या वो इन चीज़ों पर महारत हासिल कर लेंगे कि जीवन प्रभाव और उसके प्रकार वास्तव में होते क्या है। इस अध्ययन के पश्चात आप सभी इसके प्रायोगिक सेटअप को भली भांति समझ पाएंगे और आप इसके प्रायोगिक सेटअप से पुष्टि करना भी बता पाएंगे। इस अध्ययन के बाद आप एक विशेष टर्म जिसको कहते हैं जीवन शिफ्ट, ये जीवन शिफ्ट क्या है ये आप समझाने में सक्षम हो जाएंगे और साथ ही साथ सामान्य और असामान्य जीवन प्रभाव के बीच में अंतर क्या होता है ये भी आप भली भांति समझा सकेंगे। मेरा यहाँ पर आप सभी के लिए एक सुझाव होगा कि आप इस टॉपिक को अध्ययन करने से पहले निम्न बिंदुओं को देख लें, समझ लें। वो बिंदु होंगे इलेक्ट्रॉनों से संबंधित क्वांटम संख्याएं। विशेष रूप से जीवन प्रभाव में जब इसकी व्याख्या की जाती है तो इसकी व्याख्या में हमें कुछ बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। वो बिंदु विशेष बिंदु होते हैं क्वांटम नंबर्स, जो कि इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध होती है। तो इनको आपको अध्ययन कर लेना चाहिए, जैसे कि कक्षीय क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। इन क्वांटम संख्याओं के मूल सिद्धांतों को आप अध्ययन कर लेते हैं तो उस आधार पर आप यहाँ पर संक्रमण दिखा पाएंगे, ट्रांजिशन दिखा पाएंगे। सो इनको आप थोड़ा सा अध्ययन जरूर कर लें। ऊर्जा स्तर का अध्ययन आपको कर लेना चाहिए। ऊर्जा स्तर यानी कि एनर्जी लेवल्स किस तरह के परमाणु के या इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं उनको आपको अध्ययन कर लेना चाहिए। साथ ही साथ सिलेक्शन रूल्स, जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में होने वाला होता है तो ऐसी दशा में कौन से नियम है जो लगते हैं और उन नियमों से ट्रांजिशन होता है, उन नियमों का हमें अध्ययन एक बार कर लेना चाहिए ताकि उन नियमों के आधार पर हम संक्रमण यहाँ पर करें और संक्रमण को समझें। साथ ही साथ हमें सोडियम की डी लाइन की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन कर लेना चाहिए। ये मेरे सुझाव है ताकि आप जीवन इफेक्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आइए हम देखते हैं जीवन प्रभाव क्या है। यह प्रभाव मुख्य रूप से एक चुंबकीय प्रभाव है। चुंबकीय प्रभाव किस पर है? ये स्पेक्ट्रल लाइंस पर चुंबकीय प्रभाव है। अब आप कहेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है? तो जब कोई परमाणु अपने उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है या जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो उस दशा में वो कुछ ऊर्जा उत्सर्जित करता है और इस ऊर्जा को हम प्रकाश की टर्म्स में कहते हैं और वो होती है स्पेक्ट्रल लाइंस। प्रकाश की टर्म्स में जो भी वेवलेंथ वो इमिट करती है वो स्पेक्ट्रल लाइंस है। अब उन स्पेक्ट्रल लाइंस को हम यहाँ एक विशेष प्रभाव के द्वारा प्रभावित होता हुआ देखना चाहते हैं कि क्या वो स्पेक्ट्रल लाइंस किसी क्षेत्र से प्रभावित होती है। तो
सन 1896 में पीटर जीमन ने एक ऐसा प्रभाव ऑब्जर्व किया। उन्होंने, ये एक डच फिजिसिस्ट थे जिन्होंने देखा कि जब हम स्पेक्ट्रल लाइंस को या सोर्स ऑफ लाइट या प्रकाश के स्रोत को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, तो ऐसी दशा में वो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रभावित हो जाती है। कैसे प्रभावित हो जाती है? अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यदि कोई एक स्पेक्ट्रल लाइन है तो वह एक से अधिक स्पेक्ट्रल लाइंस में विभक्त हो जाती है। एक से अधिक, सामान्यतः इस प्रभाव को सामान्य रूप से कहा जाए तो वो अधिक या बहुल स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। बहुल स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिटेड जो इफेक्ट है या कई घटकों में विभाजित हो जाती है। कई घटकों में जब वो विभाजित हो जाती है तो इस प्रभाव को कहा जाता है जीमन प्रभाव। तो आपने ये देखा कि ये कौन सा प्रभाव है? चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है। यानी जब आप एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं, तभी ये घटना आपको दिखाई देती है कि वो एक लाइन, जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर स्पेक्ट्रल लाइन की बात की जा रही है एक, और ये स्पेक्ट्रल लाइन इस तरह से 3 लाइन में विभाजित होती हुई दिखाई दे रही है। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ऐसी घटना घटित होती हुई दिखाई दी। और ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ये अपनी मूल रेखा के दोनों ओर सममित होती है, सिमेट्रिक होती है ये। यानी यहां देखें आप, ये मूल रेखा है, मूल रेखा के दोनों ओर ये सिमेट्रिक होती हुई दिखाई देती है। यानी एक ओर जैसा लाइंस का पैटर्न होता है, उसी जैसा दूसरी ओर भी लाइंस का पैटर्न यहाँ पर देखा जाता है। अब इस पैटर्न को वेवलेंथ के टर्म में भी देखा जाए तो आप देखेंगे कि जो मूल रेखा है उसकी वेवलेंथ न्यू है। ये देखिए, मूल रेखा उसकी वेवलेंथ न्यू है, तो जो दोनों आसपास की जो रेखाएं होती है उनकी वेवलेंथ म्यू से थोड़ी सी कम और म्यू से थोड़ी सी ज्यादा। थोड़ी सी मतलब म्यू माइनस डेल न्यू और न्यू प्लस डेल न्यू, इस तरह से कम और अधिक, एक की आवृत्ति अधिक और एक की आवृत्ति कम होती हुई दिखाई देती है। तो यदि ब्रॉड टर्म्स में यदि इस प्रभाव की बात की जाए तो इस प्रभाव में क्या कहा गया कि एक स्पेक्ट्रल लाइन 3 घटकों में विभाजित होती है। 3 घटकों में विभाजित होती है, तो 3 घटक में से एक की आवृत्ति मूल आवृत्ति के बराबर है और अन्य दोनों की मूल आवृत्ति से कुछ कम और मूल आवृत्ति से कुछ अधिक। ये प्रभाव इनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया। अब हम देखते हैं परिभाषा के रूप में यदि हमें लिखना हो कि भाई ये होता क्या है जीमन प्रभाव, तो जीमन प्रभाव है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल लाइंस का घटकों में विभाजित हो जाना, यही आपका जीमन प्रभाव कहलाता है। आपको परिभाषा लिखनी होती है तो आप इसको इस तरह से डिफाइन करते हुए इसको समझा सकते हैं। जीमन प्रभाव के प्रकार, एक विशेष बात है कि जीमन प्रभाव के 2 प्रकार होते हैं। शुरुआती दौर में जब इस प्रभाव को ऑब्जर्व किया गया तब जीमन प्रभाव का पहला प्रकार ही व्याख्या में आया था और उसकी व्याख्या, सर्टेन व्याख्या या उसकी यथार्थ व्याख्या की जा सकी। लेकिन उसके बाद दूसरे प्रभाव को भी क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा समझा दिया गया। पर पहले देख तो लें हम लोग कि ये दोनों प्रभाव है क्या। तो जीमन प्रभाव के 2 प्रकार होते हैं, सामान्य जीमन प्रभाव और असामान्य जीमन प्रभाव। सामान्य जीमन प्रभाव वह प्रभाव है जब किसी स्पेक्ट्रल का सोर्स या स्पेक्ट्रम का स्रोत जो होता है उसको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, यहां पर लगभग 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, लगभग 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इतना लगभग चुंबकीय क्षेत्र यहां पर आरोपित कर दिया जाए, तब यह प्रभाव देखने को मिलता है, सामान्य जीमन प्रभाव। सामान्य जीमन प्रभाव क्या कहता है? सामान्य जीमन प्रभाव कहता है कि जब स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में आपने स्पेक्ट्रल लाइंस को रख दिया या स्पेक्ट्रल लाइंस के सोर्स को रख दिया तो ऐसी दशा में एक लाइन 3 घटकों में विभाजित हो जाती है। उसी तरह से असामान्य जीमन प्रभाव कहता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में उन स्पेक्ट्रल लाइंस के सोर्स को रख दिया जाता है
तो एक लाइन 3 से अधिक लाइनों में विभाजित हो जाती है। इन्होंने तो कहा 3 लाइन्स में, पर इन्होंने कहा मोर देन 3 लाइन्स, 3 लाइनों से अधिक में विभाजित होती है। परंतु इसकी एक शर्त है, एक कंडीशन होती है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम होता है, बहुत कम, लगभग 0.01 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमने लगभग इतना चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो ऐसी दशा में 3 से अधिक रेखाओं में वो विभाजित हो जाती है। ये असामान्य जीवन प्रभाव कहलाता है। इसकी व्याख्या हम विस्तार से करने वाले हैं आगे। अभी तो हम इनके प्रकार देख रहे हैं। प्रकारों में हमने देख रहे हैं कि सामान्य जीवन प्रभाव 3 रेखा विभाजित होती है और असामान्य जीवन प्रभाव में 3 से अधिक घटकों में विभाजित हो जाती है। स्पेक्ट्रल लाइंस वही है, लेकिन उनके घटक बढ़ जा रहे हैं। इनको जब अध्ययन करते हैं तो सामान्य परमाणु जैसे कि कैल्शियम, कॉपर, जिंक और कैडमियम, ये सभी सामान्य जीवन प्रभाव यथार्थ तरीके से दिखाते हैं। ये उदाहरण हैं जो सामान्य जीवन प्रभाव को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे सामने आते हैं। इन उदाहरणों से हम सामान्य जीवन प्रभाव को समझ सकते हैं। साथ ही साथ असामान्य जीवन प्रभाव की बात की जाए तो असामान्य जीवन प्रभाव के लिए सोडियम स्पेक्ट्रम बहुत ही सूटेबल होता है। सोडियम का परमाणु क्रम, वर्ण क्रम जो होता है वो असामान्य जीवन प्रभाव दिखाता है। उसकी भी व्याख्या हम लोग यहाँ चित्र से समझने वाले हैं। उसी तरह से क्रोमियम भी सूटेबल एलिमेंट होता है जो कि इस जीवन प्रभाव को दिखाता है। यहाँ देखा जाए कि परमाणु कैल्शियम, कॉपर, जिंक, कैडमियम या इनके उदाहरण आपको बताए गए, लेकिन प्रत्येक आयन या परमाणु जीवन प्रभाव दिखाता है। यहाँ पर ये मैं स्पष्ट करता हूँ कि प्रत्येक परमाणु या आयन जीवन प्रभाव दर्शाता है जो कि स्पेक्ट्रल लाइंस को उत्सर्जित करेगा। तो स्पेक्ट्रल लाइंस चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में घटकों में विभाजित निश्चित रूप से होती है। तो ये तो सामान्य था हमारा कि जीवन प्रभाव के प्रकार कौन कौन से होते हैं। मूलतः 2 प्रकार होते हैं। अब इन दोनों प्रकारों को हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। प्रकारों को विस्तार से अध्ययन करने से पहले हम प्रयोगशाला में इस जीवन प्रभाव को कैसे देखते हैं या कैसे ऑब्जर्व करते हैं। हमारी प्रयोगशाला में इसको ऑब्जर्व करने का एक मूल सिद्धांत है और वो सिद्धांत का एक सैद्धांतिक सेटअप यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर मूल सेटअप पर चलते हैं। सैद्धांतिक सेटअप क्या कहता है कि जब हमारे पास, जैसे यहाँ पर इसके पहले मैंने आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि परमाणु जो कि स्पेक्ट्रल लाइंस को उत्सर्जित करता है, यानी ये यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर एक डिस्चार्ज ट्यूब ले रखा है। ये डिस्चार्ज ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, यानी विसर्जन नली है। इस विसर्जन नली में वह पदार्थ भर दिया जाता है। कौन सा पदार्थ या कौन सी गैस या कौन सा परमाणु जिसका हमें स्पेक्ट्रम देखना है। जैसे हमें सोडियम का स्पेक्ट्रम देखना है तो हमें सोडियम को यहाँ पर भर कर और उसका डिस्चार्ज कराना है, उसका विसर्जन कराना है। अब विसर्जन या डिस्चार्ज कराने के लिए जरूरी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का देना। तो ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, इनको हम बैटरी के माध्यम से सप्लाई देंगे और सप्लाई देने पर यहाँ पर डिस्चार्ज होगा और डिस्चार्ज होने के बाद में लाइट इमिट होगा। अब वो लाइट जो इमिट होता है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलती है, उन स्पेक्ट्रल लाइंस को सैद्धांतिक रूप से हमें इस चुंबकीय क्षेत्र में रखना है। ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र, यदि मैं इसको ऐसे कहूँ N और S, तो ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच में हमने उन स्पेक्ट्रल लाइंस को रख दिया। अब आप देख रहे होंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का सामान्य विधि है जो आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं कि इनमें जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं कॉइल के माध्यम से, तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है और उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहने लग जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अच्छा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक विशेष तरीके से डिजाइन किया गया है। कैसे डिजाइन किया गया कि इसमें से एक होल छोड़ा गया है। देखिए ये एक होल है यहाँ पर। ये होल किस चीज के लिए छोड़ा गया है कि हम यहाँ से निकलने वाले लाइट को ऑब्जर्व कर सकें। ये देखिए हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकें। सैद्धांतिक रूप से समझाना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं करते हैं, हम उसको जो है कुछ एलिमेंट्स बीच में लगाते हैं, जैसे कि अच्छी क्वालिटी का स्पेक्ट्रोमीटर या कहा जाए कि बीच में फिल्टर्स लगाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सूटेबल उसको बनाकर मोनोक्रोमीटर लगाते हैं और उसके बाद में यदि हम इसको स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो सीसीटीवी कैमरा लगाकर और स्क्रीन पर देखते हैं। तो वो स्पेक्ट्रम को एनालाइज करने का मूल सेटअप हम आगे देखते हैं। सैद्धांतिक रूप से यही है आपका जीवन प्रभाव का सेटअप। इस सेटअप में आपने देखा होगा कि यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब जो कि आपको लाइट इमिट करेगी या किसी स्पेक्ट्रम को इमिट करेगी। अब जब वो स्पेक्ट्रम इमिटेड होगा तो हम यहाँ से देखेंगे।
एक चित्र और यहाँ पर बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें और इसमें एक मूल अंतर है, वो अंतर मैं आपको समझाता हूं। ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? आप देखिए, यहां पर मैग्नेट को ही हमने घुमा दिया, यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायरेक्शन और ये जो आपका लाइट इमिट कर रहा है डिस्चार्ज ट्यूब, उसका डायरेक्शन, ये देखिए इन दोनों के बीच में जो व्यूअर है वो व्यूअर परपेंडिकुलर देख रहा है। देखिए लाइट निकल रहा है, ये परपेंडिकुलर देख रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट जा रहा है। मींस किसके परपेंडिकुलर? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये देख रहे हैं। और यहां पर देखिए आप, ये एन और एस है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और व्यूअर किस डायरेक्शन में देख रहा है? सेम डायरेक्शन में। देखिए मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जब आप देख रहे हैं स्पेक्ट्रम को तो ये सेटअप, और जब आप परपेंडिकुलर देख रहे हैं तो ये सेटअप। हालांकि वो सेटअप जो है एडजस्टेबल होता है, एक ही सेटअप होता है जिसी को हम एडजस्ट करके और देख पाते हैं। ये दोनों ही प्रभाव, यानी कि जीमन प्रभाव का ये लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरीके से प्रभाव को हम देख पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की बात, इस तरह का सेटअप करने की क्या आवश्यकता है? तो हम इसको देखेंगे कि जो सामान्य जीवन प्रभाव या असामान्य जीवन प्रभाव, जब लॉन्गिट्यूडनली या ट्रांसवर्स तरीके से हम देखेंगे तो दोनों में एक मूल अंतर आपको दिखाई देता है स्पेक्ट्रल लाइंस की टर्म्स में। तो उस अंतर को हम अभी यहाँ समझने वाले हैं, इसीलिए ये सेटअप इस तरह से लगाया गया है, लंबवत और यहाँ पर समांतर दिशा में, ये दो सेटअप है। अब ये है सैद्धांतिक सेटअप। मुझे लगता है कि आपको सैद्धांतिक सेटअप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इस सेटअप को जो प्रयोगशाला में होता है एग्जैक्ट सेटअप, उसका एक उदाहरण यहाँ पर मैं रखता हूँ। ये देखिए, ये प्रयोगशाला में सेटअप लगाया जाता है, जिस सेटअप के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो मैंने अभी चर्चा किया आपको, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इन इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में ये चमकता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा एक फिलामेंट या एक डिस्चार्ज ट्यूब, या फिलामेंट या डिस्चार्ज ट्यूब की चर्चा करें कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है, दो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रखा हुआ है। अब जब उसके आगे यहाँ से लाइट इमिट होता है तो उस लाइट इमिट को, इमिटेड लाइट को यहाँ से या निकलने वाले लाइट को इस सेटअप के थ्रू गुजारा जाता है। ये फैब्री-पेरो-इटालॉन स्पेक्ट्रोमीटर हो सकता है, या यहाँ पर फिल्टर्स और सीसीटीवी हो सकते हैं। अलग अलग सेटअप, जितना आप फाइन करना चाहते हैं अपने स्पेक्ट्रम को, उसके लिए अलग अलग यहाँ पर आप कंपोनेंट्स या डिवाइसेस यहाँ पर लगाते हैं और उसके आधार पर देखते हैं। मैनुअली मेजर करना हो, मोनोक्रोमीटर लगा के भी आप देखते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह का स्पेक्ट्रम बनाना चाह रहे हैं, किस तरह से देखना चाह रहे हैं, पर मूल उसका होता है कि आप जो है जीवन प्रभाव की विस्तृत व्याख्या देखें। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में चर्चा की आपसे कि भाई वो इसको अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य यानी कि ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल दो तरीके से देखना चाहिए। तो इस सेटअप में भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये देखिए होल बना हुआ है, ये होल है, ये होल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रकाश को गुजार देता है। इस साइड भी रहता है, यहाँ देखिए यहाँ पर होल होगा और यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होगा। तो यहाँ से लाइट इस मैग्नेट को पास करते हुए इस होल से इस कैमरे में चला जाता है और उस कैमरे से डिटेक्ट होते हुए यहाँ पहुँचकर और फिर आपकी यही कॉर्ड यहाँ से कनेक्टेड रहती है और ये स्क्रीन से कनेक्टेड रहती है, ये कॉर्ड ये इस तरह से। तो स्क्रीन पर आपको ये इफेक्ट देखने को मिलता है या स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। ये आपको चित्र स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर कुछ स्पेक्ट्रम जैसा दिखाई दे रहा है। उसी स्पेक्ट्रम की मैं यहाँ पर अगली स्लाइड में व्याख्या करता हूँ। देखिए, ये वो जो स्क्रीन थी लैपटॉप की, उस स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ये इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप देखिए ध्यान से, ये एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में सेंटर में एक रिंग आपको दिखाई दे रही है, मतलब ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है। अब ये एक स्पेक्ट्रल लाइन जब आपने जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये देखिए 1, 2 एंड 3, ये 3 कंपोनेंट में स्प्लिटेड दिखाई दी। मतलब सामान्य जीवन प्रभाव है। यहाँ हमने सामान्य जीवन प्रभाव में बात की है कि एक स्पेक्ट्रल लाइन 3 घटकों में विभाजित हो जाती है। तो ये कौन सा है? सामान्य जीवन प्रभाव। अब मैं आपके लिए ये चीज छोड़ता हूं कि ये सामान्य जीवन प्रभाव इस स्लाइड में दिखाई दे, इस रिंग में दिखाई दे रहा है आपको या नहीं। ये देखिए,
बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाला स्पेक्ट्रल लाइन, और वह भी स्प्लिटेड दिखाई दे रही है 3 में। बिल्कुल सिमेट्रिक पैटर्न होता है, यानी सममित मूल रेखा से दोनों ओर सममित रेखाएं दिखाई देती है। मूल रेखा का मतलब होता है कि सेंट्रल, जिसकी की फ्रीक्वेंसी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में होती है, वो मूल रेखा है। और उपस्थिति में होती है तो वो मूल रेखा के सममित दोनों ओर 2 स्पेक्ट्रल लाइन एक्स्ट्रा आपको दिखाई देती है। ये कुछ जादू जैसा होता है, दिखाई लगता है हमें। अब इस जादू के पीछे क्या है या किस कारण से ये स्प्लिटिंग हो रही है, वो हम आगे समझने वाले हैं कि ये एक रेखा 3 रेखा में क्यों विभाजित हो रही है। आइए देखते हैं। तो इसके लिए अभी जो हमने प्रायोगिक सेटअप देखा उसमें सामान्य जीवन प्रभाव की चर्चा हमने की कि सामान्य जीवन प्रभाव में एक रेखा 3 रेखा में विभाजित होती है। वो स्पेक्ट्रल लाइंस वहां पर 1 3 में दिखाई भी दी हमें, जो कि प्रायोगिक सेटअप में हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। अब मैंने ये भी कहा आपसे कि ये जादू या ये क्यों होता है एक लाइन 3 लाइनों में विभाजित, तो उसको हम यहाँ समझने वाले हैं। तो जैसे हमने प्रकार देखे कि सामान्य जीवन प्रभाव और असामान्य जीवन प्रभाव, तो सामान्य जीवन प्रभाव वास्तव में विस्तार से देखें तो है क्या कि जब एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब पर या स्पेक्ट्रल लाइंस पर, तो वह 3 घटकों में विभाजित हो जाती है। ये सामान्य जीवन प्रभाव। इस जीवन प्रभाव में जो 2 लाइनें दिखाई देती है, 2 लाइनें दिखाई देती है कब? जबकि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में देखते हैं। मैंने अभी आपसे इस पर यहाँ पर चर्चा किया था। आप देखिए इस सेटअप में, ये देखिए इस सेटअप में एक है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से देखते हैं। ये देखिए व्यूअर कहाँ से देख रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से। तो इस दशा में, इस स्थिति में, इस कंडीशन में आपको 2 स्पेक्ट्रल लाइन ही दिखाई देंगी। और जब आप लंबवत दिशा में देखते हैं यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं, तो ऐसी दशा में आपको 3 रेखाएं दिखाई देती है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि मूल रूप से सामान्य जीवन प्रभाव को यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में देखा जाए तो हमें 2 रेखाएं, और चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा से देखा जाए तो 3 रेखाएं हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो अब इन 2 और 3 रेखाओं को कुछ नाम दिया गया और उनको नाम दिया जाता है। ये देखिए जो 2 लाइन दिखाई देती है उन दोनों लाइनों को सिग्मा लाइन कहा जाता है। और उसी तरह से जो दोनों लाइन दोनों ओर दिखाई दे रही है, मूल रेखा के दोनों ओर जो दोनों लाइन दिखाई दे रही है वो सिग्मा लाइन है। और जो सेंटर में लाइन दिखाई दे रही है इट इज पाई लाइन, या वो पाई रेखा कहलाती है। बीच में जो दिखाई दे रही है, केंद्र में जो दिखाई दे रहा है, केंद्रीय रेखा को आप पाई रेखा कहते हैं और दोनों ओर दिखाई देने वाली रेखाओं को सिग्मा रेखा कहते हैं। चलिए अभी हमने इन रेखाओं की बात तो कर ली और हमने ये भी कहा कि ये प्रभाव हो क्यों रहा है या ये ऐसा यहाँ पर स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, उसकी व्याख्या हम जरूर करेंगे, ये हमने कहा था। तो उसकी व्याख्या हम यहाँ करने वाले हैं। देखिए नॉर्मल जीवन प्रभाव की हम व्याख्या करते हैं ऊर्जा स्तरों के आधार पर। देखिए एनर्जी लेवल के आधार पर हम करने वाले हैं। तो हमने एक उदाहरण लिया, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर हम बात करने वाले हैं कि माना कि यहाँ पर ट्रांजिशन होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक ट्रांजिशन होगा। देखिए ट्रांजिशन हो रहा है, ये है लोअर एनर्जी स्टेट और ये है हायर एनर्जी स्टेट। इसको मैं कहूँ 1 और इसको कहूँ 2, तो 2 to 1 यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है। मतलब हायर स्टेट से लोअर स्टेट जब भी ट्रांजिशन होगा, उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन परमाणु जो भी ये ट्रांजिशन करता है तो वो अपनी ऊर्जा को खोता है, अपनी ऊर्जा में कमी महसूस करता है। तो वो ऊर्जा जाती कहाँ है? वो ऊर्जा किसी अन्य रूप में यानी प्रकाश के रूप में या अन्य ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित जरूर होती है। तो यहाँ पर हम प्रकाश ऊर्जा की बात करने वाले हैं कि हायर स्टेट टू लोअर स्टेट जब यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है तो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है या कोई स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिल रही है। कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन है? वो न्यू फ्रीक्वेंसी की। देखिए न्यू फ्रीक्वेंसी की है। अच्छा, हमने उदाहरण क्या लिया है? हमने उदाहरण लिया है L बराबर 1 के लिए, L बराबर 1 टू L बराबर 2। अब यहाँ पर L क्या है? मैंने शुरुआत में ही आपसे चर्चा की है कि हमें मूल रूप से क्वांटम संख्याओं के बारे में थोड़ा सा अध्ययन जरूर करना चाहिए। मैं यहाँ पर ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि L बराबर 1 यानी यहाँ पर L जो है कक्षीय क्वांटम संख्या है। कक्षीय क्वांटम संख्या यानी जब इलेक्ट्रॉन
अपने नाभिक के आसपास घूम रहा है, वो किसी कक्षा में घूम रहा है, तो उससे संबद्ध एक क्वांटम संख्या होती है, उसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। यह है कक्षीय क्वांटम संख्या L। उसी तरह से एक मुख्य क्वांटम संख्या होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कक्षीय क्वांटम संख्या की। तो कक्षीय क्वांटम संख्या का मान 1 से 2 तक, जब 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है तो ऐसी दशा में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है। लेकिन ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन है इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब हम चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाते तो ऐसा बिल्कुल होता है और हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई देती है, ऑब्जर्वेबल होती है। परंतु जैसे ही हम इस सेटअप के ऊपर, यानी ये जो परमाणु था जो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आरोपित कर दें, चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, तो चुंबकीय क्षेत्र लगाते से ही आपका ये जो L बराबर 1 एनर्जी लेवल है, L बराबर 1, ये स्प्लिटिंग हो जाती है, इसमें 2 इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है। उनको आप यहाँ देख रहे होंगे, ये देखिए L बराबर 1 3 घटकों में विभाजित हो गया, 3 ऊर्जा स्तर बन गए उसके, और यहाँ पर L बराबर 2 के 5 एनर्जी लेवल्स या 5 ऊर्जा स्तर बन गए। अब ये क्या है भाई, ये 5 और 3 एनर्जी लेवल क्यों बने? इनका कुछ नियम होता है। नियम ये होता है कि जब हम यहाँ पर ये L बराबर 1 की बात कर रहे हैं या ये कक्षीय क्वांटम संख्या की बात कर रहे हैं, इस पर मैं आपको समझाता हूँ कि जब कोई इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण, अब वो आवेशित कण है, वो गति कर रहा है, नाभिक के आसपास गति कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें एक चुंबकीय आघूर्ण जरूर होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जरूर होगा उसके अंदर। जब वो गतिशील अवस्था में है तो उसमें एक चुंबकीय आघूर्ण है। अब चुंबकीय आघूर्ण उसमें है और हमने किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में उसको रख दिया, तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उसको प्रभावित करे बिना छोड़ेगा नहीं, उसको प्रभाव डालेगा। किस पर? छोटे चुंबक पर। छोटा सा चुंबक है वो परमाणु, और उस पर बड़ा चुंबक आपने आरोपित किया, उस क्षेत्र आरोपित किया, तो बड़े क्षेत्र का प्रभाव छोटे क्षेत्र पर जरूर होगा। दो संभावनाएं हो सकती हैं यहाँ पर। कौन सी दोनों संभावनाएं हैं वो? पहली संभावना ये है कि वो उसकी जो कोणीय वेग है उसको बढ़ा दे, या हो सकता है उसके कोणीय वेग को घटा दे। बढ़ा दे, कब बढ़ा दे? जब दोनों की दिशा सिमिलर होगी तो वो बढ़ा देगा, और यदि विपरीत दिशा में होगी तो घटा देगा। तो बढ़ाना और घटाना दोनों ही संभावनाएं इसके पास है। L यानी जब इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, स्पिन की चर्चा नहीं, सॉरी, यहाँ पर है कक्षीय गति कर रहा है। वो कक्षीय गति जब वो कर रहा है तो ऐसी दशा में इसके कोणीय वेग को वो प्रभावित जरूर करेगा चुंबकीय क्षेत्र। तो प्रभावित करेगा तो उसके लिए कुछ एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल या एक एक्स्ट्रा क्वांटम संख्या की बात करते हैं हम, वो कहलाती है ऑर्बिटल, या इसको कहेंगे कक्षीय चुंबकीय क्वांटम संख्या। कक्षीय क्वांटम संख्या को हमने L कहा, और इस L के लिए ml के मान होते हैं -L से +L, -L से +L। ये कैसे होंगे? उदाहरण में हम समझते हैं। -L से +L यानी L का वैल्यू क्या है आपके पास? 1, तो -L यानी -1, इसके बाद 0 और फिर +L +1। तो ऐसे 3 मान हमें मिलते हैं यहाँ पर, -1, 0 एंड +1। ml के 3 वैल्यूज हैं, और ये तीनों वैल्यूज के कारण आपका मूल एनर्जी लेवल यानी L बराबर 1 लेवल 3 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हुआ। 3 एनर्जी लेवल्स पर, ये तीनों एनर्जी लेवल्स इसी के सब लेवल्स कहलाते हैं या उप ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। ये है मूल ऊर्जा स्तर और इसके उप ऊर्जा स्तर। पर उप ऊर्जा स्तर किसके कारण आए? चुंबकीय क्षेत्र के कारण। जैसे ही हमने चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया उसके कारण ये 3 सब लेवल आपको प्राप्त हुए। अब यही उदाहरण हम L बराबर 2 के लिए देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ 3 ऊर्जा स्तर और यहाँ 5 बने हैं, तो 5 का कारण भी यही है। देखिए यहाँ पर L बराबर 2 है, वैल्यूज हम देखना चाहते हैं कहाँ से कहाँ तक, -2, -1, 0, +1 एंड +2। मैंने अभी कहा कि L की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? ml की वैल्यू हो सकती है -L से लेकर +L तक वैल्यू हो सकती है। तो -L यानी 2 के लिए -2, -1, 0, +1 एंड +2।
ऐसे 5 वैल्यूज हमें ml की मिली। तो ये 5 वैल्यूज हमें ml की यहाँ दिखाई दे रही होगी आपको। ये पांचों वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें कुछ एनर्जी लेवल्स मिले, कुछ मतलब 5 एनर्जी लेवल्स मिले। तो अभी तक आपका फोकस होना चाहिए कि हमारे पास कितने एनर्जी लेवल्स हैं। तो एनर्जी लेवल्स L बराबर 2 के रिस्पेक्ट में 5 एंड L बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग 3 एनर्जी लेवल्स हमारे पास, सब लेवल्स हमारे पास आ गए। तो क्या प्रभाव था ये प्रभाव था चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने से हमें ऐसा मिला। अब चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने से एनर्जी लेवल्स स्प्लिट हुए और सब लेवल्स में टूट गए। अभी स्पेक्ट्रम की चर्चा नहीं हुई है, अभी केवल चर्चा हुई हमारी एनर्जी लेवल्स की, कि एनर्जी लेवल्स कैसे स्प्लिट हुए। एनर्जी लेवल स्प्लिट हुए तो अब हमें स्पेक्ट्रम की चर्चा करना है। तो देखिए स्पेक्ट्रम की चर्चा करते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि जब चुंबकीय क्षेत्र आरोपित नहीं किया गया था, मीन्स इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे होंगे कि L बराबर 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है। भाई वो हायर स्टेट में है तो हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में या लोअर स्टेट में आएगा ही आएगा। अब बात यहां उठती है कि वो हायर स्टेट में आया कहां से। तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी जानते हैं कि हायर स्टेट में कहां से आया। वो हायर स्टेट में लाने के या वहां पहुंचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी परमाणु को, किसी इलेक्ट्रॉन को हायर स्टेट में पहुंचाने के लिए उसको कुछ ऊर्जा देना होता है। जैसे हमने अभी क्या देखा था, हमने हमारे प्रायोगिक सेटअप में देखा था डिस्चार्ज ट्यूब, या डिस्चार्ज ट्यूब को एनर्जी दी गई थी, कहां से दी गई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो कोई ऊर्जा उसको देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा दीजिए तो हायर स्टेट में जाएगा, या अन्य परमाणुओं को और आपको हायर स्टेट में भेजना है तो प्रकाश ऊर्जा दीजिए, किसी भी प्रकार की ऊर्जा से वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो ये तो बात हुई एक्साइटेड स्टेट में कहां से गया था, कहां से गया था हमारे सेटअप में, विद्युत ऊर्जा के माध्यम से, विद्युत ऊर्जा दी तो हायर स्टेट में गया। अब हायर स्टेट में जाना मतलब क्या, हायर स्टेट में जाना मतलब इन सभी स्टेट्स में जाना, इन सभी स्टेट्स यानी ये 5 स्टेट्स में जाना। अब आप यहां नहीं कह सकते कि L बराबर 2 में है, वो L बराबर 2 के रिस्पेक्ट आप समझ रहे हो कि ये वाला लेवल है और वो इलेक्ट्रॉन या परमाणु इस लेवल में है, नहीं, वह इन सभी में है, ऐसा आप मानकर चलेंगे। क्योंकि आपके पास हायर स्टेट मतलब ये हायर स्टेट ही स्प्लिटेड है सब एनर्जी लेवल्स या उप ऊर्जा स्तरों में। तो क्या होगा, अब आपका इलेक्ट्रॉन इन स्टेट से डाउनवर्ड जाएगा, नीचे की ओर ट्रांजिशन करेगा और ट्रांजिशन करके कुछ ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। और जिस लेवल से जिस लेवल में जाएगा, जिस उच्च ऊर्जा स्तर से जिस निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा, उससे संबंधित ऊर्जा वो उत्सर्जित करेगा या उससे संबंधित फ्रीक्वेंसी वो इमिट करेगा या उत्सर्जित करेगा। तो अब हम ऐसे मन से नहीं कह सकते कि ये वाला परमाणु यहां है या इलेक्ट्रॉन यहां है, ये कहीं भी चला जाए, बिल्कुल नहीं, वो कहीं भी नहीं जा सकता है। नियम हमारे लिए है, वैसे नियम उनके लिए भी होते हैं। तो उनको जाने के लिए क्या नियम होते हैं, दैट आर सिलेक्शन रूल्स या वर्ण नियम। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करते समय आपसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज आप लोग कुछ बिंदुओं को अध्ययन जरूर करना चाहिए आपको। उनमें एक बिंदु ये भी था, सिलेक्शन रूल्स। तो आपको सिलेक्शन रूल्स पता होने चाहिए कि ये कहां से कहां ट्रांजिशन करे और करेगा। निश्चित रूप से वो नियम का पालन करेगा तो ही वहां से उस स्तर से उस स्तर में आ पाएगा। मैं कहीं से भी किसी स्तर में नहीं भेज सकता अपने इलेक्ट्रॉन को हायर स्टेट टू लोअर स्टेट। तो क्या नियम है वो, तो वो नियम है हमारे पास में डेल एम जे इक्वल्स टू डेल एम एल इक्वल्स टू 0r प्लस माइनस 1। ये नियम है। या तो डेल एम एल का मान 0 होना चाहिए या डेल एम एल का मान प्लस माइनस 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी अलाउड ट्रांजिशन नहीं है। मीन्स ऑल ट्रांजिशन आर फॉरबिडन। यदि इसके अलावा कुछ नियम लगते हैं तो वो सभी फॉरबिडन है, उनको आप नहीं ले सकते हैं। ये अलाउड ट्रांजिशन है। तो ये अलाउड ट्रांजिशन, इन अलाउड ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर ट्रांजिशन करना होगा। तो देखते हैं किस किस में ये लगता है। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ है एम एल का वैल्यू 0, ये देखिए एम एल का वैल्यू यहाँ पर है 0। तो 0 से हमने ट्रांजिशन कहाँ कराया, एम एल बराबर 1 में। घटा दीजिए, 0 में से 1 को आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो -1 आता है। तो देखा आपने -1 के करस्पॉन्ड नियम ने कहा +-1, तो +-1 तो यहाँ पर -1 तो आया, मतलब निश्चित रूप से ये ट्रांजिशन अलाउड था, इसलिए ट्रांजिशन हुआ। उसी तरह इसको देखिए ध्यान से आप, एम एल बराबर -1 से कहाँ ट्रांजिशन हुआ,
ये 0 में हुआ, तो -1 -0 कीजिए तो -1, मतलब फिर -1 आया, अलाउड। यहां से देखिए -2 से -1, -2 -1 इट इज अगेन -1, फिर से -1 मिला। सो ये तीनों जो सेट है ये किसके संबंधित है? -1 से संबंधित है। यानी -1 है तो ट्रांजिशन है, अदरवाइज ट्रांजिशन नहीं है। उसी तरह से 0 है, डेल एम एल का वैल्यू यानी अपर लेवल का एम एल एंड लोअर लेवल का एम एल में डिफरेंस यदि 0 है, इट मीन्स ट्रांजिशंस आर अलाउड, यानी कि ये संक्रमण संभव है, अदरवाइज ये संक्रमण संभव नहीं है। तो 0 के लिए बीच वाला बैंड देख लीजिए जरा ध्यान से। 0 के लिए बीच वाला बैंड देखिए, एम एल बराबर 1 से एम एल बराबर नीचे का 1, 1 to 1, 1 - 1 0, 0 - 1 0, 0 - 0 0, -1 -1 0, मीन्स 0, ऑल 0, ये सभी 0 है, इसीलिए ये बैंड आपको मिला है। ओके, सो ये स्पष्ट हुआ होगा आपको कि ये ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन है, यानी नियम के हिसाब से ही ये ट्रांजिशन हुए हैं। तो ये बैंड आपको यहां दिखाई दे रहा है। उसी तरह से अगले को देखिए, नियम क्या लगा है उसमें? +1, +1 देखिए, एम एल बराबर 2, 2 से ट्रांजिशन हुआ है भाई, 2 से ट्रांजिशन कहां? 1 में, 2 to 1 मतलब 2 - 1 1। उसी तरह से यहां देखिए 1 - 0, 1 - 0 इट इज 1, एंड 0 नेक्स्ट वन इज 0 - -1, 0 - -1 इट इज 1 अगेन। सो इस तरह से तो ट्रांजिशन पर एक जादुई चीज निकल कर आई कि आपके पास में 3 लाइनें दिखाई दे रही है। 3 लाइनें यानी ये तो एक ही लेवल के लिए है, समान ऊर्जा अंतर है ये, यानी यहां पर देखिए ये पूरा क्या है, ये 0, ये -1 के संबंधित था, ये 0 से संबंधित ऊर्जा के अंतर था, और ये था आपका +1 से संबंधित। तो एक रेखा, दूसरी रेखा और तीसरी रेखा, 3 घटक। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट निकला इसका कि जीमन प्रभाव यहां पर अनुपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में आप देख रहे होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक ही रेखा आपको स्पेक्ट्रल लाइन यहां दिखाई दे रही थी। लेकिन यहां पर देखा हमने कि जैसे ही आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैंने शुरुआत दौर में ही कहा कि 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड, एग्जैक्टली उतना ही नहीं, उसके आसपास का फेवरेबल मैग्नेटिक फील्ड आप लगा सकते हैं, और वो डिपेंड करता है परमाणु पर या अलग अलग परमाणुओं पर। हैवी न्यूक्लियाई है, उन पर अलग मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है, हल्के न्यूक्लियाई या हल्के नाभिकों पर अलग आवश्यकता होती है, डिपेंड करता है वो परमाणु कैसा है, उस पर आधारित वो चुंबकीय क्षेत्र लगाने की आवश्यकता होती है। तो जब आपने स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ऐसी दशा में एक रेखा आपको 3 रेखाओं में टूटी हुई दिखाई दी। तो बात हमने क्या की, बात हमने शुरुआत में की कि एक घटक 3 घटकों में विभाजित होगा, और अभी हमने यहाँ उसको सिद्ध होते हुए पाया कि हाँ ये तो ऐसा हो रहा है वास्तव में। तो ये, और वो भी नियमानुसार हो रहा है कि सामान्य जीवन प्रभाव से 3 रेखाएं आपको दिखाई दे रही है। अब ये तो बात हो गई, हमने ट्रांजिशन के माध्यम से समझा कि वास्तव में ऐसा कुछ होता है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स या चिरसम्मत यांत्रिकी के आधार पर हम इसको समझते हैं कि वास्तव में ये अंतर आता है कि नहीं आता है। जो ऑब्जर्वेबल अंतर है उसको पुरानी यांत्रिकी सपोर्ट करती है कि नहीं करती है, या पुरानी यांत्रिकी उसको सिद्ध कर पाती कि नहीं कर पाती है, चिरसम्मत यांत्रिकी ने उसको सपोर्ट किया या नहीं किया। चलिए उसको भी देख लेते हैं, और उसके आधार पर एक बहुत अच्छा टर्म है वो हम निकालेंगे, इट इज कॉल्ड जीमन शिफ्ट। तो जीमन शिफ्ट को भी हम यहाँ पर डिराइव करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि मानकर चलते हैं यहाँ पर आप देखिए हमने कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया है, आपके पास में ये इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के आसपास घूम रहा है, ऐसा हम मानकर चल लेते हैं। शुरुआती दौर में हमने कोई फील्ड नहीं लगाया, अभी ये नॉर्मली घूम रहा है, घूमता है भाई, क्यों घूमता है, वो नाभिक के आसपास घूमता है, ये चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ में उसके बीच में केंद्र और उसके बीच में की दूरी हमने r मानकर ले लिया, ये r दूरी है इनके बीच में, और वो एक वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है। यदि तो केंद्र की ओर एक फोर्स लग रहा होगा, केंद्र की ओर एक बल लग रहा होगा, और वो बल सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्री बल कहलाता है। सो निश्चित रूप से देखिए उसकी दिशा क्या होगी, ये ऐसे केंद्र की ओर या सेंटर की ओर एक ऐसा फोर्स उसको खींच कर रखा हुआ होगा। तो अब ये घूम तो रहा है, पर एक सर्टेन पॉइंट पर या प्रत्येक बिंदु पर हम बात करें, जैसे इस बिंदु पर अब ये है, तो इसका वेग कहाँ जा रहा है, इस दिशा में, और इसका ये लीनियर वेलोसिटी कहलाता है। इट इज द लीनियर यानी रेखीय वेग कहलाता है,
ये वेग कौन सा है? रेखीय वेग। परंतु वो तो घूम ऐसा रहा है, तो घूम ऐसा रहा है सर्कुलर पाथ में, तो इसका एक और वेग होगा, वो होगा कोणीय वेग। सर्कुलर इस तरह से एंगुलर मोशन कर रहा है, तो एंगुलर मोशन करते समय एक और वेलोसिटी कंसीडर की जाती है, इट इज द एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग। तो कोणीय वेग ओमेगा है। ये हमने कुछ चीजें को यहाँ पर शुरुआत की, किस सिद्धांत के आधार पर? चिरसम्मत सिद्धांत के आधार पर। तब हम ये जो फोर्स, इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, उसकी बात करें, अभिकेंद्र बल की बात करें, तो जो छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि जब किसी केंद्रीय बिंदु के आसपास कोई कण या कोई पार्टिकल घूम रहा हो और उसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो, उसकी दूरी सेंटर से दूरी आर हो, तब ऐसी दशा में, और उसका मास m0 हो, मास क्या हो? रेस्ट मास इसका m0, तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल लग रहा होता है, उसका फॉर्मूला होता है Fc इज इक्वल्स टू m0 ओमेगा स्क्वायर एंड r। Fc ओमेगा स्क्वायर m0 ओमेगा स्क्वायर r, ये उसका फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला है जो हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो क्या किया हमने? अभी हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, हमने सामान्य बात की कि वो इलेक्ट्रॉन या किसी परमाणु के अंदर नाभिक के आसपास चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इतना आरोपित हो रहा है। अब हम जीमन इफेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं, तो जीमन इफेक्ट की टर्म्स को लेते हैं, यानी हम इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगा के देखते हैं। चलिए, किस दिशा में अप्लाई किया? तो देखिए, ये बाहर की ओर, स्क्रीन से बाहर की ओर हमने मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस दिशा में बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अप्लाई हमने कर दिया। अब क्या होता है इस मैग्नेटिक फील्ड या इस चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर देने से? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो अब आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल ऑलरेडी इनवर्ड्स या अंदर की ओर कार्यरत था, ऑलरेडी कार्यरत था। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी दिशा बाहर की ओर है, यहां पर बाहर की ओर, ये देखिए, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये वेलोसिटी, उसकी लीनियर वेलोसिटी, और ये जो है केंद्र की ओर दूरी r है, या सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन f है, ये f की डायरेक्शन है ये, और ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड। तो आप देखेंगे कि ये जो एक बल और आरोपित होगा, या एक एक्स्ट्रा बल इस पर लगने वाला है, एक्स्ट्रा फोर्स लगने वाला है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र के कारण, और वो उस बल की दिशा भी अंदर की ओर ही होगी। नियमानुसार देखिए, छोटी कक्षाओं में हमने इसके नियम पढ़ रखे हैं, तो उन नियमों से जब हम देखते हैं तो ये अंदर की ओर होता है, तो अंदर की ओर ही एक फोर्स और लगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगा, और उस फोर्स की वैल्यू भी हम जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला बल हमेशा F इज इक्वल्स टू BeV। BeV मतलब द मैग्नेटिक फील्ड इनटू चार्ज इनटू वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी, या इसको कहें चुंबकीय क्षेत्र गुणित आवेश गुणित वेग या रेखीय वेग। इन तीनों का गुणा बल के बराबर होता है। अब चूंकि दिशा सिमिलर है, दैट्स व्हाई हमने डायरेक्ट BeV रख दिया, अदरवाइज BeV sin थीटा हम रखते। BeV है डायरेक्ट, हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर पुटअप किया कि फोर्स कितना लगेगा, एक्स्ट्रा फोर्स, इट इज F इक्वल्स टू BeV। तो आपके पास एक बल ऑलरेडी था, इट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल, और एक बल और लग गया, दोनों सिमिलर डायरेक्शन में है, दोनों समान दिशा में है। समान दिशा में होने से बल डायरेक्टली एडअप हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इन बलों को जोड़ दीजिए, दोनों बलों को आपने जोड़ दिया, एडअप कर दिया। ये देखिए, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, या अभिकेंद्र बल और द्वितीय बल है चुंबकीय क्षेत्र का बल, दोनों बलों को जोड़ दिया आपने। अब जोड़ने से राइट हैंड साइड पर क्या प्रभाव पड़ा? राइट हैंड साइड का फॉर्मूला क्या था भाई? राइट हैंड साइड का फॉर्मूला था, हमने पिछले उसमें देखा कि राइट हैंड साइड का फॉर्मूला आपके पास था Fc इक्वल्स टू m0 ओमेगा स्क्वायर इंटू r, ये आपका फॉर्मूला था। ठीक है, मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में भी चर्चा किया कि जब इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है और उस पर चुंबकीय क्षेत्र अपना एक बल लगाता है, देखिए जरा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था ये, और जैसे इस पर एक एक्स्ट्रा बल लगेगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ही चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के घूमने की कोणीय वेग ही बदल जाएगा।
बदल कितना आ जाएगा, हम मानकर चल सकते हैं कि ओमेगा प्लस डेल ओमेगा हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा या थोड़ा सा घट जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। एक्चुअली हमने अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर किस दिशा में घूमते हुए बताया है, इलेक्ट्रॉन को हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमता हुआ बताया है, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूमते हुए दिखाया है। तब इस दशा में डेल ओमेगा का वैल्यू बढ़ता है और विपरीत दिशा में घूमेगा तो घटता है, परंतु हमने एक जनरल टर्म डेल ओमेगा ले ली कि ओमेगा के साथ एक ओमेगा और क्या जुड़ रहा है, इट इज द ओमेगा प्लस डेल ओमेगा, ये इतना वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो ऊपर वाला इक्वेशन था, उस इक्वेशन में एफसी के साथ हमने एक टर्म जोड़ी, इट इज द बीईवी, एफसी प्लस बीईवी। बीईवी इज द फोर्स, या बीईवी यहाँ पर बल है चुंबकीय क्षेत्र के कारण, और साथ ही साथ यहाँ पर ओमेगा में एडअप किया हमने डेल ओमेगा को। ओके, सो हमारा इक्वेशन का एक नया रूप यहाँ पर निकल कर दिखाई दे रहा है हमें। क्यों? चुंबकीय क्षेत्र के कारण। चुंबकीय क्षेत्र नहीं था तो इक्वेशन ये था, चुंबकीय क्षेत्र है तो इक्वेशन ये हुआ। अब ये इक्वेशन हमें क्या सजेस्ट करता है, क्या बताता है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं, सिमिलर लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिमिलर रखा है, देखिए राइट हैंड साइड का जो है स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगा है, वो हमने स्क्वायर कर दिया, इट इज़ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, दिस वन, ये टर्म का स्क्वायर कर दिया हमने, तो ये इतना सारा आ गया। ओके, ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इस इक्वेशन में कि डेल ओमेगा का स्क्वायर यहाँ पर है हमारे पास में। अब डेल ओमेगा का हमारे पास जब स्क्वायर है तो उसको आप देखेंगे कि डेल ओमेगा का स्क्वायर एक छोटी क्वांटिटी है। छोटी क्वांटिटी क्या है भाई, क्योंकि ओमेगा में अंतर मीन्स डेल ओमेगा इज द डिफरेंस बिटवीन ओमेगास, तो ये अंतर यदि बहुत छोटा है तो ऐसी दशा में आप देखेंगे कि डेल ओमेगा बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी। कैसे छोटी वैल्यू मिलेगी, मीन्स सपोज ये है 0.02 और इसका स्क्वायर करते हैं तो वो इससे भी छोटा मिल रहा है हमें, तो इससे छोटा मिल रहा है, तो इस राशि को हम यहाँ पर निगलेक्ट कर सकते हैं या नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं तुलनात्मक रूप से। क्यों? क्योंकि ओमेगा इज द ग्रेटर क्वांटिटी, ये बड़ी राशि है, ओमेगा और डेल ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन है, ये बड़ी राशि है, लेकिन डेल ओमेगा का स्क्वायर छोटी राशि, इसलिए उसको नेग्लेक्ट करते हैं। अगली टर्म में देखिए उसको हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं। सो डेल ओमेगा को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर नगण्य मानकर छोड़ दे रहे हैं पूरी टर्म से। तो डेल ओमेगा यानी ये डेल ओमेगा राशि को हमने नेग्लेक्ट करने वाले हैं, डेल ओमेगा की उपेक्षा कर रहे हैं। डेल ओमेगा जो सेपरेट डेल ओमेगा था, नॉट विथ ओमेगा, ये टर्म जो है ओमेगा के साथ है, ओमेगा के साथ वाली टर्म को नहीं, जो सेपरेट ओमेगा का स्क्वायर था उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट करने से हमारे पास टर्म बची m0 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा डेल ओमेगा r इज इक्वल्स टू fc प्लस BeV, ये हमारे पास राशि बचती है। अब इस राशि को फर्दर और सॉल्व करते हैं, मीन्स r का और m0 का मल्टीप्लिकेशन अंदर करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करने पर आप पाते हैं m0 ओमेगा स्क्वायर r फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज m0 या ट्वाइस m0 r ओमेगा डेल ओमेगा, एंड द राइट हैंड साइड इज fc प्लस BeV। इस तरह से हमारे पास टर्म आती है। सो आपने देखा कि सिंपली इसको जो है सामान्य गणित के माध्यम से हम ऐसा कर रहे हैं। अब अगली टर्म में आप देखिएगा कि हमारे पास fc का कोई एग्जैक्ट वैल्यू है, मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल का कुछ मान है, और वो मान है m0 ओमेगा स्क्वायर r, जो कि पहले समीकरण में जब मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में हमने बात की थी, तो m0 ओमेगा स्क्वायर r यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किसके स्थान पर, fc के स्थान पर, तो fc के स्थान पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए जब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास राइट हैंड साइड में भी सिमिलर क्वांटिटी है ऑलरेडी, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सिमिलर क्वांटिटी हमें दिखाई दे रही है, तो ये दोनों सिमिलर क्वांटिटी आपस में कैंसिल आउट हो जा रही है या जीरो हो जा रही है, तो ये दोनों को कैंसिल आउट कर दिया हमने। अब क्या बचता है हमारे पास, अब हमारे पास बचता है ट्वाइस m0 ओमेगा डेल ओमेगा इंटू r इज इक्वल्स टू BeV। इस तरह से लास्ट टर्म हमारे पास बचती है। देखिए इस टर्म को ट्वाइस m0 ओमेगा डेल ओमेगा r इज इक्वल्स टू BeV थी यहाँ पर, ये देखिए इसको, ये था BeV में v क्या है, लीनियर वेलोसिटी या रेखीय वेग। अब रेखीय वेग और कोणीय वेग, लीनियर वेलोसिटी एंड
एंगुलर वेलोसिटी, इनमें एक संबंध होता है। वो संबंध क्या है? वो संबंध है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा या ओमेगा आर। v मीन्स लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ओके, सो मैंने आर ओमेगा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। आर ओमेगा किसके स्थान पर? लीनियर वेलोसिटी के स्थान पर। ये सब्स्टिट्यूट हमने कर दिया। सो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी तो आर ओमेगा है। देखिए ओमेगा एंड दिस वन आर, ये आर ओमेगा या ओमेगा आर और ये ओमेगा आर कैंसिल आउट हो गए आपस में। ये देखिए कैंसिल आउट हो गए, तो अकेला बी बचा यहाँ पर आपको। ये बी, ये देखिए सिंपल बी है। अब इस बी और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 2m0 डेल ओमेगा है। ओके, सिंपल इक्वेशन है हमारे पास में। अब इसी इक्वेशन से हम डेल ओमेगा फाइंड आउट करते हैं। डेल ओमेगा इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ट्वाइस m0। ये इसका पक्षांतर कर देते हैं यहाँ से, तो बी ई अपॉन ट्वाइस m0। ये क्या मिला हमको? डेल ओमेगा का वैल्यू बी अपॉन ट्वाइस m0। ये देखिए डेल ओमेगा इक्वल्स टू बी अपॉन ट्वाइस m0। अब ये टर्म थी एंगुलर वेलोसिटी की या कोणीय वेग की। हम चाहते हैं कि हम जो स्पेक्ट्रम देखने वाले हैं हमारे जीवन प्रभाव के अंतर्गत, तो स्पेक्ट्रम की टर्मिनोलॉजी होती है वेवलेंथ की टर्म में या फ्रीक्वेंसी की टर्म में, कि जो प्रकाश हमें मिल रहा है, जो स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है, उनकी वेवलेंथ कितनी है, या कितनी वेवलेंथ में अंतर आया, या कितनी फ्रीक्वेंसी में अंतर आया। तो हम इस ओमेगा को उसमें रूपांतरित कर देते हैं, किसमें? फ्रीक्वेंसी में या न्यू में। ये देखिए न्यू में रूपांतरित कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू एक सूत्र होता है जो आप सभी जानते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। तो ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू यदि होगा तो डेल ओमेगा क्या होगा? डेल ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई तो कांस्टेंट है, डेल न्यू, 2 पाई इंटू डेल न्यू। सो ये दोनों में रिलेशन हो गया, डेल न्यू एंड डेल ओमेगा में। हमें ये डेल ओमेगा मिला था यहाँ पर, तो डेल ओमेगा से हमने डेल न्यू प्राप्त किया। क्या? डेल ओमेगा के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? 2 पाई इंटू डेल न्यू। यहाँ हमने रख दिया 2 पाई इंटू डेल न्यू और 2 पाई को राइट हैंड साइड में भेज दिया। तो इस तरह से हमें b अपॉन 4 पाई m0 प्राप्त हुआ। सो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? डेल न्यू की कुछ एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आ रही है, और वो वैल्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें इस प्रभाव के बारे में समझाने वाली हैं। क्या चीज़ें हैं वो? फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, जो हमने आरोपित किया है। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो कि फिक्स है, इट इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m0 कांस्टेंट, सभी कांस्टेंट। ये देखिए ये सभी कांस्टेंट है। पर डेल न्यू जो आया आपके पास, यानी या आवृत्ति में अंतर या शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, किसके कारण आया? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ओनली, केवल मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण इसमें परिवर्तन आ रहा है। और इसी शिफ्ट को आप यहाँ पर जीमान शिफ्ट भी कहते हैं। इसका एक और पहलू मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। डेल न्यू का वैल्यू अभी आपके पास b अपॉन 4 पाई m0 मिल रहा है, किंतु मैंने शुरुआत में ही कहा कि इलेक्ट्रॉन यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तब ये दशा नहीं है, ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने की स्थिति हमने ली है अभी, यानी प्लस में वैल्यू मिल रहा है आपको। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने पर डेल न्यू का वैल्यू प्लस मिल रहा है, और यदि क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो ये जस्ट अपोजिट माइनस मिलेगा। क्लॉकवाइज दिशा में जब ये इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ मानेंगे हम, तो जो लॉरेंज फोर्स है वो लॉरेंज फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों की दिशा अपोजिट होगी, इसलिए डेल न्यू का वैल्यू आपके पास यहाँ पर माइनस होगा। वैल्यू सेम होगी लेकिन माइनस, डेल न्यू मिल रहा है माइनस, वहां मिल रहा है प्लस। तो एग्जैक्टली डेल न्यू के दो वैल्यू है हमारे पास, प्लस एंड माइनस, सिमिलर वैल्यू बट प्लस एंड माइनस। तो डेल न्यू के दो वैल्यू, एक प्लस एक माइनस, दोनों हमें कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। क्या इंडिकेट कर रहे हैं? वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जब हमारे पास जो एक फ्रिक्वेंसी थी या एक स्पेक्ट्रल लाइन थी उसकी फ्रिक्वेंसी थी न्यू 0, तो इसके साथ साथ एक और फ्रिक्वेंसी हमें मिलने वाली है, वो होगी न्यू प्लस डेल न्यू। न्यू प्लस डेल न्यू क्यों? क्योंकि पिछली बार प्लस फॉर्म में हमें एक रूप मिला है इसका, प्लस धनात्मक मान मिला है इसका हमारे पास, डेल न्यू का एक पॉजिटिव वैल्यू मिला है, तो न्यू प्लस डेल न्यू।
मीन्स ये एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, न्यू प्लस डेल न्यू, एंड एक नेगेटिव वैल्यू भी है, तो ये होगी न्यू माइनस डेल न्यू। तो हम तो क्लासिकल मैकेनिक्स को लेकर चल रहे थे, क्लासिकल मैकेनिक्स ने भी हमको सपोर्ट किया, जीमन इफेक्ट को सपोर्ट किया, और उन्होंने बताया कि हाँ ये डेल न्यू का वैल्यू 2 हो गए ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया और इसमें डेल न्यू का कुछ वैल्यू मिल रहा है हमें, या मूल आवृत्ति के दोनों ओर सममित रूप से या सिमेट्रिक फॉर्म में 2 फ्रिक्वेंसीज और मिल रही है, एडिशनल फ्रिक्वेंसीज मिल रही है, और इसीलिए 2 स्पेक्ट्रल लाइन होनी चाहिए। मतलब ये जीमन इफेक्ट को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, क्लासिकल मैकेनिक्स भी या चिरसम्मत यांत्रिकी भी बता रहा है। तो यहाँ पर हमें वास्तव में ये डेल न्यू का मान धनात्मक और ऋणात्मक इंडिकेट कर रहा है, एक वामावर्त गति के लिए और एक दक्षिणावर्त गति के लिए। वामावर्त क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए एक मान धनात्मक और एक मान ऋणात्मक है, और इस तरह से स्पेक्ट्रम का स्प्लिटिंग भी दिखाई दे रही है। तो ये जो टर्म है आपके पास डेल न्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और इस टर्म को हम यहाँ पर जीमान शिफ्ट कहते हैं। डेल न्यू इज कॉल्ड जीमान शिफ्ट। जीमान शिफ्ट का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, B/4πm0। इसको मैं यहाँ पर पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो B/m0 4πm0 है, इसमें सारे कांस्टेंट है केवल B को छोड़कर। मतलब जीमान शिफ्ट जो है डिपेंड करती है किसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंग वो शिफ्टिंग हो रही है, या मैं कहूँ कि किस एटम के लिए हम काम कर रहे हैं या किस इलेक्ट्रॉन या किस परमाणु के लिए हम बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसमें जीमन शिफ्ट आपको देखने को मिलती है। तो ये जीमन शिफ्ट है। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि सामान्य जीमन इफेक्ट है क्या, और सामान्य जीमन इफेक्ट का जो हमने प्रायोगिक सेटअप के आधार पर देखा, और साथ ही साथ में हमने इसको क्लासिकल मैकेनिक्स का सपोर्ट लेते हुए जीमन इफेक्ट को यहाँ पर जीमन शिफ्ट के रूप में समझ भी लिया है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर चूंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारी बन चुकी है जीमन इफेक्ट या सामान्य जीमन इफेक्ट को लेकर, तो कुछ प्रश्न तो बनते हैं जो जिज्ञासाएं आपके मन में है, और मुझे लगता है कि वो आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। देखिए, एक छोटा सा प्रश्न जो बेसिक बात है कि जीमन इफेक्ट जो हमने अभी देखा ड्यूरिंग दिस लेक्चर, आपने ये देखा कि जीमन इफेक्ट है क्या, तो वही यहाँ पूछा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि आप बिना समय लगाए इसको बताएंगे। आप बड़े जल्दी इसको बता पाएंगे जीमन इफेक्ट क्या है। और बात आ रही है यहाँ पर कि जीमन इफेक्ट विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्प्लिटिंग है। दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है आपको चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्प्लिटिंग है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन कन्वर्ज हो जा रही है या अभिसारित हो जा रही है। और चौथा बिंदु कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र के कारण यह अभिसारित हो जा रही है। तो क्या इसका सही जवाब होना चाहिए, आप बताएं। मुझे लगता है आपने सोच भी लिया और आप जवाब देने की स्थिति में भी है। सही जवाब है चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ऐसा हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही ये स्प्लिटिंग हो रही है और अन्य कोई यहाँ कारण नहीं है। मीन्स मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी स्प्लिटिंग होती है दोस्तों, पर वो एक अन्य टॉपिक है। इट इज द स्टार्क इफेक्ट, जो कि आप अन्य टॉपिक अन्य विषय में इसको अध्ययन करेंगे। अभी बहरहाल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जीमन इफेक्ट है क्या, दैट्स वाई हमने इसको समझ लिया कि ये स्पेक्ट्रल स्प्लिटिंग जो है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है। अगला प्रश्न आपके पास चलकर आता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग होता है तो कौन सा जीमन इफेक्ट होता है। हमने 2 टाइप देखे हैं अभी, एक तो सामान्य जीमन प्रभाव, एक असामान्य जीमन प्रभाव। तो इस पर ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। देखिए, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस में से आपको क्या करेक्ट लगता है, सामान्य असामान्य दोनों प्रकार का हो सकता है क्या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर, या इनमें से कोई नहीं। आपकी अंडरस्टैंडिंग मैं जानता हूं, आप तो तुरंत कह देंगे कि ये तो भाई सामान्य जीवन प्रभाव है। हाँ, बिल्कुल सामान्य जीवन प्रभाव है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आता है कि जीमन इफेक्ट में जो स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिटिंग होती है उसका कारण क्या है। उसका कारण क्या है, ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शंस है परमाणुओं की गति,
नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉनों की परस्पर अंतरक्रिया या म्यूचुअल इंटरेक्शन जो होता है उनका वो, या इलेक्ट्रॉन के जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उस पर साथ क्रिया करने वाला चुंबकीय क्षेत्र, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका सही जवाब है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है उनका इंटरेक्शन। किसका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होता है? हमने देखा था कि चुंबक, जो परमाणु है वो भी एक चुंबक है, छोटा सा चुंबक है, यानी वो इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहा है तो वो भी एक चुंबक है, और उसकी गति या उस चुंबक और बाहरी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दोनों की इंटरेक्शन के कारण स्प्लिटिंग होती है। अगला प्रश्न है आपके पास, किस प्रकार के परमाणु या आयन जीवन प्रभाव प्रदर्शित करते हैं? कौन से प्रकार हैं? क्या हाइड्रोजन, हीलियम, केवल भारी नाभिक शो करते हैं इस प्रभाव को, या सभी परमाणु या आयन शो करते हैं? तो ये भी आपने इस प्रभाव के दौरान देखा होगा कि ये सभी दिखाते हैं। सभी प्रकार के परमाणु या आयन आपको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र या जीमन इफेक्ट, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव या जीमन इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉन, परमाणु कोई भी हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के आसपास चक्कर लगाते हैं, और यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए किसी भी भारी नाभिक को या हल्के नाभिक को या किसी भी नाभिक को, तो निश्चित रूप से उस चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उस टाइनी मैग्नेट या उस चुंबक के अंदर, उस पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन से बनने वाले चुंबक या उसके चुंबकीय आघूर्ण पर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। हम सभी प्रकार के आयन पर या परमाणुओं पर ऐसा होता है। तो ये इस तरह के मूल चाल प्रश्न आपके लिए यहाँ पर दिखाए गए। अब हम चलते हैं एक इसी का टाइप जीवन प्रभाव का, वो है असामान्य जीवन प्रभाव। अभी सामान्य देखा हमने, अब असामान्य जीवन प्रभाव। चूंकि इसकी जो डेफिनेशन या इसको जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमने अभी इसके जस्ट पहले देखा था कि सामान्य जीवन प्रभाव में एक स्पेक्ट्रमी लाइन या एक स्पेक्ट्रल लाइन 3 घटकों में विभाजित हो जाती है। पर असामान्य जीवन प्रभाव क्या है? असामान्य बात क्या है? असामान्य बात यह है कि 3 नहीं, उससे ज़्यादा हो जाती है। 3 से ज़्यादा घटकों में विभाजित हो जाना असामान्य जीवन प्रभाव है। तो अब 3 से ज़्यादा में विभाजित होना असामान्य जीवन प्रभाव है, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड वीक लगाया आपने, और बात क्या की कि लाइन जो है मोर देन 3 कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप हो गई। मोर देन 3 तो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, मोर देन 3 होना चाहिए। तो ये प्रभाव था असामान्य जीवन प्रभाव। इस असामान्य जीवन प्रभाव की व्याख्या उस समय में जीमान के द्वारा नहीं की जा कर पाए थे कि ये चूंकि क्वांटम मैकेनिक्स का इतना डेवलपमेंट नहीं था, दैट्स वाई उसको सपोर्ट नहीं था उस चीज़ का कि असामान्य जीवन प्रभाव का एग्जैक्टली कारण होना क्या चाहिए। तो क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर उसको एक्सप्लेन कर दिया गया बाद में। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो स्प्लिटिंग हो रही है 5 लाइंस में या 6 लाइंस में या 4 लाइंस में, मैं जो कह रहा हूँ वो उसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जुड़ रहा है, वो है स्पिन। एक अतिरिक्त बात है, वो है स्पिन। अभी हमने जो अभी तक की जो बात की उस दौरान हमने देखा कि हमारे पास स्पिन की कोई बात नहीं थी। अभी हमने कौन सी गति बात की थी? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, और हमने स्पिन मोशन को निगलेक्ट कर दिया था। लेकिन स्पिन मोशन की बात करें तो स्पिन मोशन यानी जिन एटम्स या परमाणुओं में जो उसका जो सिस्टम है, जो पूरा सेट है, उस सेट का यदि कुछ स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, एक्चुअली कुछ परमाणुओं का स्पिन एंगुलर मोमेंटम 0 होता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैपिटल S इज इक्वल्स टू 0। अब जिसके लिए 0 होता है तो इसका प्रभाव तो होने से रहा, इसलिए वो सामान्य जीवन प्रभाव दर्शाता है। अब आप कहेंगे कि भाई हम वीक मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं और कोई भी असामान्य दिखाने लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उस परमाणु में जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसका मान 0 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तब वो सामान्य दिखाएगा। सामान्य दिखाएगा 0 होने पर। और यदि इसका कुछ वैल्यू मिलेगा और वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, एस का कुछ वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, इसका कुछ वैल्यू है, तो ऐसी दशा में आपको असामान्य जीवन प्रभाव देखने को मिलेगा। और वो असामान्य जीवन प्रभाव क्या कहता है कि मोर देन 3 कंपोनेंट्स। स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग क्या हो रही है? मोर देन 3 कंपोनेंट्स से अधिक कंपोनेंट्स में विभाजन हो रहा है। तो मूल कॉन्सेप्ट है आपका स्पिन का। ये देखिए एक उदाहरण लेकर यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि सोडियम का स्पेक्ट्रम देखते हैं हम। तो सोडियम का स्पेक्ट्रम में 2 स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई देती है। कितनी स्पेक्ट्रल लाइन? 2 स्पेक्ट्रल लाइन। और उन दोनों स्पेक्ट्रल लाइंस को हम D1 लाइन एंड D2 लाइन कहते हैं।
D1 एंड D2, दीज आर D1 एंड D2। यह है सोडियम का स्पेक्ट्रम। ओके, अच्छा, यहां पर हम जितने स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं वो सारे स्पेक्ट्रम जो है इमिशन स्पेक्ट्रम है। कौन सा स्पेक्ट्रम है? इमिशन, यानी उत्सर्जन वर्णक्रम की बात कर रहे हैं। वो उत्सर्जित कर रहा है इन रेडिएशन, इन जो स्पेक्ट्रम को। एक वर्णक्रम और होता है, वो होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम, यानी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी होता है। तो अभी हम यहाँ इस इमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। यदि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की आप बात करोगे तो वहां भी जीवन प्रभाव जरूर होगा और वो रिवर्स जीमन इफेक्ट कहलाता है। यदि हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की स्टडी कर रहे हैं, इट इज द रिवर्स जीमन इफेक्ट। एक्चुअली अभी हम सामान्य जीमन इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि जब सोडियम परमाणु या सोडियम लैंप से कोई लाइट आ रहा हो और सोडियम लैंप को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए। मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो? स्ट्रॉन्ग, वीक हो। कौन सा वीक? 0.01 वेबर का हो, वेबर पर मीटर स्क्वायर का हो। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दिया किसको? सोडियम लाइट को। तो ये जो D1 D2 रेखाएं सामान्य रूप से ये एब्सेंस में यानी अनुपस्थिति में दिखाई दे रही थी, तो इनको देखिए, इनका ये D1 का 4 घटक हो गए, 4 भागों में विभाजित हो गई, 4 घटकों में विभाजित हो गई, और D2 यहाँ पर 6 कंपोनेंट में डिवाइड हो गई वो। तो ये इफेक्ट D1 D2 के लिए देखा गया। मतलब जो D1 D2 रेखाएं हैं वो 4 और 6 क्रमशः दो प्रकार से घटकों में विभाजित हो गई। तो ये असामान्य जीवन प्रभावों को सपोर्ट कर रहा है। जैसे हमने अभी प्रभाव देखा कि प्रभाव क्या है? मोर देन 3 कंपोनेंट्स में स्प्लिटिंग, असामान्य जीवन प्रभाव। यहाँ 4 और 6 कंपोनेंट, मतलब D1 D2 लाइन असामान्य जीवन प्रभाव बताती है। और शुरुआत में जब हमने प्रकार पढ़े थे, सामान्य जीवन प्रभाव और असामान्य जीवन प्रभाव, तब भी मैंने आपको कहा था कि असामान्य जीवन प्रभाव का उदाहरण एक है सोडियम। मैंने आपको कहा था उस समय कि सोडियम इसका एक एग्जाम्पल है, क्रोमियम इसका एक एग्जाम्पल है। तो सोडियम का ही तो स्पेक्ट्रम है ये D1 D2 लाइन। और सोडियम के स्पेक्ट्रम में कैसा दिखाई दे रहा है आपको? ये 2 लाइन, और यहाँ 4 लाइन में स्प्लिट, और यहाँ पर 6 लाइन में स्प्लिटिंग दिख रही है बराबर। तो इसको हम देखते हैं कि ये स्प्लिटिंग वास्तव में ऐसे क्यों होती है, इसके कारण पर जाते हैं हम। तो चलिए इसके कारण पर चलते हैं। इसके कारण के लिए मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर स्पिन मोशन को कंसीडर जरूर करना है, और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैपिटल S होगा। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L है वो तो है ही है, उसके साथ साथ स्पिन एंगुलर मोमेंटम S भी होना चाहिए। और दोनों को जब जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम J आता है, J इक्वल्स टू L प्लस माइनस S होता है। यदि S माइनस में है तो L प्लस L माइनस S हो जाएगा। तो देखते हैं बात, उसको हम यहाँ स्पेक्ट्रम से समझते हैं। ये जो D1 D2 लाइन है, इन D1 D2 लाइन में आपने देखा कि 4 कंपोनेंट ट्रांजिशन कौन कौन से है? P1/2 से S1/2, P1/2 से S1/2 और P3/2 से S1/2। एक्चुअली इन ट्रांजिशंस को जब आप डायग्राम से देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैं दिखाता हूँ आपको डायग्राम में। ये देखिए सोडियम की जो D1 रेखा है और D2 रेखा है, उनको आपने स्टडी किया होगा, D1 और D2 सोडियम की लाइंस को। भाई मैग्नेटिक फील्ड की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, आपने सोडियम का स्पेक्ट्रम को देखा। सोडियम के स्पेक्ट्रम को कैसे देखा? सोडियम का स्पेक्ट्रम आपको ऐसे दिखाई दिया, यानी लोअर एनर्जी स्टेट उसकी 2s1/2, सोडियम की स्टेट है ये 2s1/2, हायर स्टेट 2p1/2 एंड 2p3/2। तो p स्टेट से s स्टेट में ट्रांजिशन होता है। p स्टेट इज हायर स्टेट एंड s स्टेट इज लोअर स्टेट। तो अब ट्रांजिशन हो रहा है, तो 1/2 से p1/2 से s1/2 में जो ट्रांजिशन होता है, तो उसके से जो रेखा निकलती है उसको D1 रेखा कहते हैं। आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जानते होंगे, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं कि p1/2 से s1/2 में जो रेखा, यानी यहां से यहां तक जो ट्रांजिशन होता है, इसके कारण बनने वाली रेखा को D1 रेखा कहते हैं। 3/2 से 1/2 में निकलने वाली रेखा को D2 रेखा कहते हैं। तो सोडियम का यदि स्पेक्ट्रम देखें आप, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम देखें या इमिशन स्पेक्ट्रा देखें, तो उसमें केवल 2 रेखाएं दिखाई देती है। आप प्रयोगशाला में भी देखते होंगे कि सोडियम लैंप से लाइट आ रहा है, आपने प्रिज्म को रख दिया उसके सामने, और प्रिज्म के माध्यम से स्पेक्ट्रोमीटर में जब आप देखते हैं तो सोडियम की 2 रेखाएं आपको दिखाई देती है।
प्रिज्म के माध्यम से सोडियम की जो दोनों D1 D2 रेखाएं दिखाई देती है, तो वही D1 D2 रेखाएं ये हैं और इनका कारण ये है P1/2 से S1/2 में ट्रांजिशन, दैट्स वाई D1 रेखा और ये D2 रेखा, दोनों के रंग अलग अलग है। क्यों रंग अलग है भाई? इनकी ऊर्जा में अंतर दिखाई दे रहा है स्पष्ट। ये देखिए इनमें एनर्जी डिफरेंस कम है, इसमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। डेल ई ज्यादा, डेल ई ज्यादा का मतलब डेल ई ज्यादा, ई बराबर होता है एच न्यू, तो डेल ई ज्यादा, तो डेल ई को कर बनाए तो क्या हो जाएगा एच इंटू डेल न्यू, मतलब डेल न्यू ज्यादा। देखिए डेल न्यू ज्यादा, ये डेल न्यू ज्यादा यानी ज्यादा ऊर्जा का अंतर, ज्यादा फ्रिक्वेंसी का अंतर, ये तो एनर्जी ज्यादा है, दैट्स व्हाई डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा है। तो ये अलग रंग होगा और ये अलग रंग, तो दो अलग अलग रंग की आपको स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पर नजर आएंगी। देख लिया आपने स्पेक्ट्रल लाइंस, परंतु कब? चुंबकीय क्षेत्र में की अनुपस्थिति में। और ये आपने अध्ययन किया है, कोई बड़ी बात नहीं, ये आपने अध्ययन किया है, दो रेखाएं मिलती है। परंतु अब हम मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लगा देते क्यों? क्योंकि हमें तो जीमन इफेक्ट देखना है और वो भी असामान्य। लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड लगाया आपने, चलिए लग गया। अब मैग्नेटिक फील्ड लग जाने से आपने देखा अभी एक P1/2 नाम का एक लेवल था, ये देखिए ये P1/2 लेवल दो सब लेवल में टूट गया, दो सब एनर्जी लेवल्स में टूट स्प्लिट हो गया। ये एक mj बराबर +1/2 और mj बराबर -1/2 के करस्पॉन्डिंग। उसी तरह से S1/2 भी दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो गया। अब आप कहेंगे कि दो लेवल्स में स्प्लिट क्यों हुआ, चार में क्यों नहीं हुआ? जैसे कि पिछले केसेस में हमने देखा था 4 में भी हो जाता है कोई लेवल, अपर लेवल को आपने देखा था 4 एनर्जी लेवल्स या सब लेवल्स में स्प्लिट हुआ था। तो ऐसे कैसे हो सकता है 4 लेवल में? नियम होते हैं कुछ, तो नियम क्या है? वो सिलेक्शन रूल्स, कुछ सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग ये कहानी होती है। ये ऐसे स्प्लिट इनके सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन होता है यहाँ पर, लेकिन कुछ नियमों के आधार पर ही स्प्लिटिंग होती है। कैसे नियम जरा देखें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो 1/2 लिखा हुआ है एस के नीचे, ये है टोटल एंगुलर, टोटल क्वांटम नंबर। टोटल क्वांटम नंबर कौन सी? जे। ये एस के नीचे जो लिखा है इट इज जे, जे इक्वल्स टू एल प्लस एस, एल प्लस कैपिटल एस, एल प्लस एस, यानी यहाँ पर एस का कुछ, एल का कुछ वैल्यू और एस का कुछ वैल्यू दोनों को ऐड किया तब जे आया। अब आप देखिए इस परमाणु में यहाँ एस लिखा है, मतलब एल का मान 0 है और एस का मान 1/2 है, तो दोनों को ऐड किया तो टोटल आया 1/2, तो जे का वैल्यू यहाँ 1/2 है। ओके, ये क्वांटम नंबर्स आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, दैट्स वाई बहुत एलेबरेट नहीं कर रहे हैं उनको। लेकिन ये यहाँ एनर्जी लेवल जो है सब लेवल में स्प्लिट होने का कारण क्या है? तो कारण ये है कि mj के वैल्यूज, mj के वैल्यूज क्या होते हैं? mj के वैल्यूज होते हैं, mj के वैल्यूज होते हैं -j2 + j। यदि कैपिटल की बात करें तो -j2 + j। अब मुझे बताएं आप कि -j यानी यहाँ पर j कौन है? 1/2, तो क्या होगा? -1/2। इससे लेकर कहाँ तक चलना है? इससे लेकर +j तक चलना है, 0 नहीं आएगा क्योंकि ये 1/2 वाली टर्म है, तो 1 का डिफरेंस होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 1/2। तो यानी दो ही तो वैल्यू मिलते हैं, -j से +j के बीच में आपको केवल दो ही वैल्यू मिलते हैं। तो अब ये दो वैल्यूज आपने ले लिए, दो वैल्यू, दैट्स वाई ये दो सब लेवल्स में स्प्लिट अप हो गया, ये दो सब लेवल में स्प्लिट हुआ। ओके, तो दो सब लेवल में ये स्प्लिट हुआ। इसी तरह से यहाँ भी j का वैल्यू +1/2 है, दैट्स वाई ये भी दो सब लेवल में स्प्लिट हुआ। कारण है ये -j से +j तक की mj की वैल्यूज हो सकती है। तो आपने ये देख लिया कि यहाँ दो सब लेवल दोनों जगह पर मिले आपको। अब आप बताएं कि ट्रांजिशन कौन सा होना चाहिए? तो ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल्स है। सिलेक्शन रूल्स क्या है? सिलेक्शन रूल्स है डेल mj इक्वल्स टू 0 या +-1 होना चाहिए, 0 या +-1। तो आप ले लीजिए स्टेट्स को। हायर स्टेट में यहाँ पर 0 कब दिख रहा है आपको? आप देखिए ये +1/2 से +1/2 में ट्रांजिशन होगा, मतलब 0, +1/2 माइनस +1/2, दोनों को घटाया तो 0, ये 0 के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन है। उसी तरह से ये भी 0 के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन है। देखिए ये 0 के क्यों 0 के था? -1/2 -1/2, ये भी 0, तो 0 के, ये भी 0 0 0 के करस्पॉन्डिंग दो लाइंस आपको मिल रही है। उसी तरह सिलेक्शन रूल यहाँ पर दिख रहा है +1 और -1। यहाँ देखिए क्या हो रहा है,
+1/2 से -1/2 को घटाया, +1/2 माइनस -1/2 तो क्या आया +1, +1 के लिए ट्रांजिशन। अगेन यहाँ -1 से +1/2 -1 माइनस 1/2 तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया -1, दैट्स वाई यहाँ -1 के लिए ट्रांजिशन। बड़े आसानी से आप ये नियम लगा के और ये चारों ट्रांजिशन आप निकाल सकते हो। अब ये जब 4 ट्रांजिशन आपको दिखाई दे रहे हैं तो इन चारों ट्रांजिशन में आप 4 रेखाएं पा रहे हैं, मतलब D1 लाइन की 4 रेखाएं हैं जो हमने अभी इसके पहले असामान्य जीवन प्रभाव में चर्चा की कि D1 की 4 रेखाएं होती है। नियम से भी वो 4 रेखाएं बराबर यहाँ पर दिखाई दे रही। उसी तरह D2 लाइन का स्पेक्ट्रम, D2 लाइन का स्पेक्ट्रम आप इजीली समझ लेंगे। D2 लाइन का स्पेक्ट्रम अभी आपने देखा था D2 ट्रांजिशन कब होता है, D2 ट्रांजिशन होता है P3/2 से लेकर S1/2 में। अब मुझे बताइए S1/2 के स्प्लिट कितने सब लेवल्स में होती है, सब ऊर्जा लेवल में 2, इसके पहले भी 2 थी तो अभी भी 2 रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। P3/2 कितने में होगा, P3/2 4 सब लेवल में होगा। क्यों, क्योंकि वो 3/2 है। मैंने क्या कहा था, J का वैल्यू माइनस J से प्लस J तक Mj का वैल्यू होते हैं। -J यानी 3/2 माइनस का, फिर उसके बाद माइनस का 1/2, इसके बाद 1/2, इसके बाद 3/2, ऐसे ये 4 मान संभव है। दैट्स वाई ये 4 लेवल मिल रहे हैं, 4 स्प्लिटिंग सब लेवल्स की स्प्लिटिंग है। तो इस तरह ये 4 सब लेवल है। अब इन 4 सब लेवल से आप ट्रांजिशन कराइए, ट्रांजिशन के लिए अगेन वही नियम लगेंगे। कौन सा नियम, सिलेक्शन रूल्स, डेल MJ = 0 और +-1। सो लगा दिया हमने, ये नियम लगाया, ये लगाया, ये लगाया तीनों जगह, ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, इसमें भी 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन, टोटल 6 लाइन्स हमें दिखाई दे रही, 6 लाइन दिखा रही है, मतलब 6 लाइन्स में यहाँ पर स्प्लिटिंग हो रही है। ओके, सो असामान्य जीवन प्रभाव की व्याख्या भी बराबर क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर की जा सक रही है। यहाँ पर जो स्पेक्ट्रा के आधार पर तो हम बिल्कुल व्याख्या कर पा रहे हैं कि जो है 2 लाइन, इसकी जो है 6 लाइन्स में स्प्लिट हो जाता है D2 रेखा, और D1 रेखा 4 लाइन्स में स्प्लिट हो जाती है। तो हमने असामान्य जीवन प्रभाव का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट शुरुआत में ही उसकी चर्चा की थी कि मोर देन 3 कंपोनेंट यदि होगा तो वो असामान्य जीवन प्रभाव होगा, और उसका यहाँ पर हमने प्रमाण भी पाया कि हाँ, और वो भी एक ही परमाणु में पाया, एक परमाणु मतलब सोडियम, केवल सोडियम में हमने ये दोनों की व्याख्या कर दी। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि एकदम क्लियर हो गई होगी बात कि असामान्य जीवन प्रभाव है क्या। ओके, अब हम असामान्य जीवन प्रभाव और सामान्य जीवन प्रभाव दोनों के एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं, इनके उपयोग की बात कर लेते हैं कि इनका वर्तमान में क्या उपयोग हो रहा है और आगे क्या संभावनाएं हैं इनके उपयोग होने की। जो प्रभाव हमने आज समझा है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो प्रभाव, जीवन प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभाव है मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से वर्तमान युग में। इसका जो है विस्तृत उपयोग हो रहा है। देखा जाए कि हम मेडिकल फील्ड में बात करें या बायोमेडिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो बायोमेडिकल एप्लीकेशंस की वर्तमान में हो रही है, दैट इज़ द चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग या MRI जिसको कहते हैं। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा कि जब हम एग्जामिनेशन कराने जाते हैं या अपना शरीर का चेकअप कराने जाते हैं तो MRI के लिए सजेस्ट किया जाता है। शरीर के अंदर के टिश्यूज़ को देखने के लिए, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ को देखने के लिए इस तरह की इमेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो अनुनाद इमेजिंग या चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है ये आपके सामान्य जीवन प्रभाव या जीवन प्रभाव के कॉन्सेप्ट को लेकर चलती है या उसके कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है एनर्जी लेवल्स की। भाई यहाँ पर एक्चुअली हमारे जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स की या इंटरनल स्ट्रक्चर की जो इमेज बनाई जाती है, तो उस इमेज बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर जो सेटअप होता है उस सेटअप में शरीर के अंदर जो परमाणु होते हैं, जो एटम्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम होते हैं शरीर के अंदर, तो उन हाइड्रोजन एटम्स चूँकि वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, तो वो मैग्नेट जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में रख दिया जाए तो वो अलाइन होने लग जाते हैं, वो संरेखित होने लग जाते हैं। मतलब जब हमारे शरीर को MRI मशीन के अंदर डाला जाता है और जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो उस दौरान जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स है बॉडी के ऊपर, वो शरीर के अंदर के जो हाइड्रोजन एटम्स या टाइनी मैग्नेट्स जो हैं वो अलाइन हो रहे हैं, उनके सब लेवल्स में स्प्लिट हो रहे हैं। और सब लेवल में स्प्लिट होना बहुत अच्छी बात होती है ताकि हमारी जो इमेज बन रही है वो इमेज और ज़्यादा क्लियर बनती है। क्योंकि
इस तरह की इमेज बन रही है, इसमें हमें नुकसान भी नहीं हो रहा है। नुकसान मतलब सामान्यतः जो हमारे शरीर के जो एग्जामिनेशन के लिए कुछ जो टेक्निक्स यूज़ होती है, जैसे कि आपने एक्सरे वगैरह टेक्निक होती है या सीटी स्कैन वगैरह होता है, तो इनमें कुछ रेडिएशन का इस्तेमाल होता है जो आयनाइज रेडिएशन होती है, यानी आयनीकृत रेडिएशन होती है। और वो आयनीकृत रेडिएशन की यहाँ आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो सामान्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। तो आयनाइज रेडिएशन हमारे शरीर को जो नुकसान नुकसान पहुँचाती है, उससे भी बचा जा सकता है। तो एमआरआई इतनी सेफ है। और साथ ही साथ इस एमआरआई का एडवांस वर्जन चल रहा है और इस पर और अधिक रिसर्च चल रही है। जैसे कि आप ये इसमें बात करें कि कुछ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को शरीर के अंदर इंजेक्ट करा के और उनकी ट्रेसिंग की जाती है, उनको ट्रेस करके, और शरीर की यदि बात की जाए कि किस तरह से ट्रेसिंग हो रही है उस एलिमेंट्स की, कहाँ जा रहा है, कहाँ बीमारी की, मतलब आपके टिश्यूज़ का जो एनालिसिस है कि कहाँ एबनॉर्मलिटी दिखाई दे रही है। एक्चुअली ये इमेजिंग जो है एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करती है, तो एबनॉर्मलिटी को देखा जाता है इमेजिंग के थ्रू, मतलब स्क्रीन के ऊपर हम लोग इमेज बड़े इजीली बना पाते हैं। तो इसमें एडवांस वर्जन इसके या एडवांस रूप से इसमें रिसर्च चल रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आगे चल के। साथ ही साथ खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज़ हो रहा है और होने वाला भी है। हो रहा है ऐसा कि हमारे जो खगोल वैज्ञानिक लोग हैं, वो खगोल वैज्ञानिक वर्तमान में जो सोलर सिस्टम है या सूर्य है, सूर्य की जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन का स्टडी कर रहे हैं। और उस रेडिएशन की स्टडी करके वो रिवर्स बात करें हम, जैसे अभी हमने क्या बात की, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, और मैग्नेटिक फील्ड लगाकर, मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया, जो इमिशन स्पेक्ट्रा मिल रहा है कहीं से, जो लाइट जहाँ से निकल रहा है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया, तो उससे क्या स्प्लिटिंग हो रही है, कितने लेवल बैठ रहे हैं, वो हम अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ उल्टी बात हो रही है कि जो सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम से जो रेडिएशन आ रही है कितनी स्प्लिटेड होके आ रही है, तो उससे उल्टा अंदाजा लगाया जा रहा है कि सूर्य का कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि हम सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड का अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान यथार्थ भी हम मान निकालेंगे। और ये खगोल वैज्ञानिक हमारे इन चीज़ों में काम कर रहे हैं कि सौर का चुंबकीय क्षेत्र मापने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ तारे हैं जो कि लाइट इमिट करते हैं, तो उनसे लाइट, जो डायरेक्ट लाइट आ रहा है, उस लाइट का एनालिसिस चल रहा है और उनके मैग्नेटिक फील्ड का एनालिसिस किया जा रहा है। तो ये खगोल विज्ञान में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे चलकर कि भाई किस तरह से हम उनके मैग्नेटिक फील्ड्स का एनालिसिस करें। उसी तरह से मटेरियल साइंस में इसका यूज़ है और हो रहा है। मटेरियल साइंस ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाते हैं, और ऐसे मटेरियल जिन पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देने से उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको स्टडी करके और इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल करना, ये सब जीमन इफेक्ट के सहयोग से हो रहा है, या जीमन इफेक्ट के उपयोग से इसके अनुप्रयोग देखे जा रहे हैं और चल रहा है। और परमाणु भौतिकी और स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो इसका वास्ट एप्लीकेशन है। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम एनालिसिस करते हैं या अध्ययन करते हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम फाइन और भी फाइन ऐसे एलिमेंटल एनालिसिस चल रही है कि जैसे कि मैं कहूँ कि भाई आपके पास जो वायुमंडल है, एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में कौन कौन से ट्रेस एलिमेंट्स हैं, उन ट्रेस एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने की बात चल रही है जीमन इफेक्ट को अप्लाई करते हुए। तो उन एलिमेंट्स को डिटेक्ट करके हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को बचाने की बात, या कौन कौन से एलिमेंट, वो चाहे हमारे एनवायरनमेंट में हो या पानी के अंदर हो, जल प्रदूषण के बारे में बात, तो स्पेक्ट्रल एनालिसिस जीमन इफेक्ट के आधार पर किया जा रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हमारे लिए होने वाला है। तो ये कुछ ब्रीफ एप्लीकेशंस यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर शो किया। तो आई होप ये एप्लीकेशन आपको समझ में आए हो और इन एप्लीकेशन से आपको इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आया हो कि ये जीमन इफेक्ट है वास्तव में काम की चीज़। तो इस तरह से हमने ब्रीफ तरीके से इसके एप्लीकेशन को देखा, इनको हम विस्तार से भी देख सकते हैं। बहरहाल इसको यहीं पर रोकते हैं। अब चूंकि हमने असामान्य जीवन प्रभाव को पढ़ा, समझा, तो अब आप देखिए ये जो असामान्य जीवन प्रभाव
मुझे लगता है कि कोई डिफिकल्टी आपको है नहीं है, तो आप कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उत्सुक होंगे, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने आता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कौन सा गुण जीवन प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, यानी इलेक्ट्रॉन का ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण आपको जीवन प्रभाव मिलता है। क्या वो द्रव्यमान है, आवेश है, स्पिन है या घनत्व है? निश्चित रूप से वो स्पिन है। स्पिन के द्वारा ही उसका जो है जीवन इफेक्ट यहाँ पर होता है, क्योंकि अभी हमने अध्ययन किया है इसको विस्तार से कि स्पिन यहाँ पर असामान्य जीवन प्रभाव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगला प्रश्न आपके पास आता है, असामान्य जीवन प्रभाव उन परमाणुओं द्वारा प्रदर्शित होता है जिनमें, किन परमाणुओं द्वारा प्रदर्शित होता है? जरा देखिए, कुछ परमाणुओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है। कौन से परमाणु है वो? पहला है जिनका जीरो एंगुलर मोमेंटम होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिनका जीरो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी शून्य कोणीय संवेग होता है, और इनका शून्य कक्षीय कोणीय संवेग, उनका चक्रण या स्पिन कोणीय संवेग। फिर ये दोनों शून्य नहीं है, ये दोनों अशून्य है, और ये लास्ट के ऑप्शन में ये शून्य है और ये उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो आई होप आपने अंदाज लगाया होगा। इसका सही जवाब है कि जिसमें शून्य स्पिन कोणीय, शून्यतर, अशून्य स्पिन कोणीय संवेग हो। अशून्य क्यों भाई? क्योंकि हमने कहा कि स्पिन पर ही तो आधारित है। कौन सा? जो असामान्य जीवन प्रभाव है वो स्पिन होना चाहिए, एस का वैल्यू होना चाहिए, तब जे का वैल्यू बढ़ेगा। अदरवाइज आपके पास यदि जे की बात की जाए तो जे इक्वल्स टू क्या होता है? एल प्लस एस। यदि एस 0 हुआ तो वो तो ऑर्बिटल मोशन के कारण बस काम बचा, और ऑर्बिटल मोशन के कारण तो हमने देख ही लिया। क्या देख लिया? वो तो सामान्य जीवन प्रभाव था जो ऑर्बिटल मोशन के कारण होता है, इट इज द नॉर्मल जीवन इफेक्ट। परंतु यदि स्पिन आपको यहाँ पर अपना रोल दे रही है तो टोटल जे का वैल्यू बढ़ जाएगा, और जे का वैल्यू परिवर्तित होने से आपके पास में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी एनर्जी लेवल्स में। दैट्स वाई ये वाला ऑप्शन यानी नॉन जीरो, शून्य नहीं, वो शून्यतर है, शून्यतर वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि जीवन प्रभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता। जीवन प्रभाव किससे सिद्ध नहीं किया जा सकता? जीवन प्रभाव क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, बोहर मॉडल के द्वारा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के द्वारा, या एलएस कपलिंग के द्वारा। यदि इनको विस्तार से देखा जाए तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन हमारे पास में अलग है, इट इज द बोहर मॉडल। एक्चुअली बोहर मॉडल करता क्या है? बोहर मॉडल कहता है, ऑप्शन आंसर भी वही है, बोहर मॉडल। बोहर मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल मोशन कर रहा है अपने नाभिक के आसपास, और ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नेचर वो नहीं बताता है बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल जो क्लासिकल मॉडल है उसके आधार पर जीवन इफेक्ट की व्याख्या बिल्कुल नहीं की जा सकती, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स हमने तो आज सिद्ध किया, क्वांटम मैकेनिक्स बराबर शो करती है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और एलएस युग्म में। एलएस कपलिंग तो अभी देखा हमने, एल प्लस एस को दोनों की कपलिंग होने से ही तो असामान्य जीवन प्रभाव दिखाई दिया। तो दैट्स वाई द बोहर मॉडल, ये इसने जीवन प्रभाव को सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा कहता है मॉडर्न फिजिक्स में क्या है भाई जीवन प्रभाव का एप्लीकेशन या उपयोग? अभी विस्तार से समझा हमने मॉडर्न फिजिक्स में क्या उपयोग है। क्या बिजली पैदा की जाती है जीवन प्रभाव से? कुछ विद्यार्थी कहते होंगे बिजली। क्या परमाणु ऊर्जा उत्पादन होता है इससे? क्या चुंबकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है? या तारों और ग्रहों के स्पेक्ट्रा का विश्लेषण होता है? मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं, आपने बता दिया होगा जवाब। बिल्कुल सही है आपका जवाब, तारों और ग्रहों का स्पेक्ट्रा का विश्लेषण। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था इस बात को कि जब सोलर रेडिएशन या सूर्य से जो विकिरण आती है उनका अध्ययन किया जा रहा है खगोलविदों के द्वारा, और वो उसका अध्ययन करके उसके मैग्नेटिक फील्ड की का अनुमान लगा रहे हैं, उसका एस्टिमेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ में वहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल होना चाहिए उनका भी साथ साथ में अध्ययन चल रहा है। जैसे जो तारे हैं उन तारों से किस तरह का स्पेक्ट्रम हमारे पास आ रहा है, किस तरह का एमिशन स्पेक्ट्रम आ रहा है, उससे एस्टिमेट किया जा सकता है कि कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए। दैट्स वाई दो ये रिसर्च इस बेस्ड है, जीवन इफेक्ट बेस्ड इस पर है, तारों और ग्रहों का विश्लेषण करना। ये बिल्कुल सही जवाब है और इसका आधुनिक विज्ञान में बिल्कुल उपयोग हो रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा
उपयोगी होने वाला है आगे चलकर। तो मैंने आपके पास यहाँ कुछ प्रश्न रखे और आपने भी उनके बिल्कुल सही जवाब सोचे थे हैं, ये मैं समझता हूँ। इस तरह से आपने यहाँ पर जीवन प्रभाव की व्याख्या देखी और इनके कुछ प्रश्न देखे। अब यदि जीवन प्रभाव, मुझे लगता है कि आपने जीवन प्रभाव बहुत अच्छे से समझ लिया है, परंतु और भी आपको इसकी फर्दर रीडिंग लगानी है और अध्ययन करना है इसके बारे में, तो यहाँ पर कुछ लिटरेचर दिया हुआ है, जैसे कि ये लिटरेचर डैनियल और ग्रीनबर्जर का एक लिटरेचर है, ये क्रिस्टोफर का एक लिटरेचर है, इवान का, और साथ ही साथ ड्यूकेन का एक लिटरेचर यहाँ पर दिया हुआ है चौथा, और ये यूनिफाइड फिजिक्स का यहाँ रेफरेंस दिया हुआ है, जो कि आप यदि ग्रेजुएशन स्तर के बच्चे हैं तो यूनिफाइड फिजिक्स से भी बड़े आसानी से इसके कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। और यदि डिटेल्ड स्टडी करनी है तो ये ऊपर के जो आपको विकल्प दिए गए हैं इनको आप भली भांति अध्ययन कर सकते हैं और इससे इसका डीप स्टडी करके और इस जीमन इफेक्ट के क्षेत्र में रिसर्च में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। और जो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने जो बातें देखी, जो बातें समझी कि जीवन प्रभाव क्या है, जीवन प्रभाव का प्रायोगिक वर्णन हमने यहाँ पर देखा, जीवन प्रभाव में के प्रकार हमने देखे कि कौन कौन से जीवन प्रभाव होते हैं, उसके कौन से प्रकार हैं, उन प्रकारों को हमने आज सैद्धांतिक रूप से तो देखा ही देखा, साथ में प्रायोगिक रूप से भी उसका विश्लेषण देखा और उनको हमने सिद्ध करना भी जाना कि हाँ ये स्प्लिटिंग हो रही है, तो ये स्प्लिटिंग हो क्यों रही है, ये भी हमने देखा। तो आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और आपने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ लिया है। इसी बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।